हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। तो भैया आज हम लोग नेक्स्ट, आज नहीं अभी मैं तुरंत नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट किया हूँ। ठीक है, ह्यूमन फिजियोलॉजी का 2 हो चुका है। 8 हमने ब्रीथिंग कर लिया है, 8 पूरा हमने करवा दिया है, पूरा बॉडी फ्लूइड। अब हमारे हैं न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पे। भैया तैयार हो कि नहीं? हम लोग चलते रहेंगे, रुकेंगे नहीं, लेकिन बस ये है तुम्हारा लास्ट तक साथ चाहिए। चलो, हम लोग एनसीईआरटी पे आ चुके हैं, तो भैया तैयार हो कि नहीं? अब बता दो, फाइनली तुम्हें पढ़ना है। ठीक है, जैसे न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, तो ये कहीं इम्पल्स के बारे में बात है। जब न्यूरल इम्पल्स मतलब इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होते हैं, इसी सारी चीज़ की बातें होगी। बहुत अच्छे से समझ में आएगा, लास्ट तक बने रहना। ठीक है, चलो अब हम लोग चलते हैं। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। ठीक है, तो एज यू नो, फंक्शन ऑफ द ऑर्गन सिस्टम इन योर बॉडी, जैसे कि तुम जानते हो ऑर्गन का क्या फंक्शन है, ऑर्गन सिस्टम का क्या फंक्शन है, ये तुम बहुत अच्छे से ही जान रहे हो, क्योंकि तुम्हें मालूम हो जाए ह्यूमन बीइंग होम्योस्टैटिस। होम्योस्टैटिस मतलब टेम्परेचर मेंटेन कर लेता है, मेंटेन कर लेता है अपने बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, ये सारी बात तुमने पढ़ लिया। अब उसके बाद यहाँ से डेफिनेशन स्टार्ट होती है। तो ऑर्डिनेशन इज दी प्रोसेस process through which two or more organs interact and complement the function of one another। बोले हैं कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है? जब यह दो या दो से अधिक ऑर्गन आपस में इंटरेक्ट करते हैं और एक दूसरे का साथ देते हैं। मतलब मेरे कहने से एक दूसरे का साथ देने का मतलब क्या हुआ? जैसे तुम मान लो एक टीम बना लो, एक टीम बना लो, तुम उसके हेड हो। मान लो तुम्हें बोल दिया जाए कि ऐसा है कि तुम्हें, जैसे तुमने 10th में क्या किया होता है, 10th में भी तुमने प्रोजेक्ट वर्क की होगी कि नहीं, तो उसमें कोई हेड होता है। हेड मतलब जो वो सारा चीज़ संभालता है। तो उनके साथ में कई सारे मेंबर होते हैं। अगर उनके कोऑर्डिनेशन वे में काम रहे, अगर वो बोलते हैं कि भैया क्या नाम है, ये नहीं वो करो, तो तुम कर रहे हो, ये नहीं वो, मतलब उनसे कोऑर्डिनेटेड कोऑर्डिनेटेड मतलब साथ साथ सब लोग एक टीम वर्क बन के काम कर रहे हैं। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन बोले जब या दो से अधिक ऑर्गन आपस में इंटरेक्ट करते हैं और एक दूसरे का साथ देते हैं फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। ठीक है, जब बात रहे जैसे कि ये बोल दिया जाए व्हेन डू फिजिकल एक्सरसाइज, मैं फिजिकल एक्सरसाइज का बात ही नहीं बोलूँगा। मैं बोल रहा हूँ, तुम मान लो चल गए हो सुबह के टाइम में घूमने, वॉकिंग करने। अब मान लो तुम्हें सामने से शेर दिखा, सामने से शेर दिखा, तुमने देखा, तो तुम्हारे पास क्या हुआ? तुम्हें तुम्हें क्या हुआ? बेसिकली तुम बोलोगे अरे यार बाहर बहुत तेज। उस समय तुम ये नहीं सोचोगे कि क्या नाम है, पीछे कुछ है कि नहीं, डर है कहाँ पे। तुम सोचोगे पहले जहाँ से कहीं पे सेफ स्थान पे हम जाते छिप जाए, सोचोगे कि नहीं। अब वहाँ से दौड़ लगाना शुरू किए, दौड़ लगाना शुरू किया, और शेर भी पीछे से दौड़ आया हुआ है। बोलेगा आज तो मेरा निपटा रहे हो, आज सुबह का नाश्ता यहीं से हो जाए, इसी से हो जा। तो भैया तुम दौड़ रहे हो, दौड़ रहे हो, दौड़ रहे हो, दौड़ रहे हो, तुम्हारा मसल्स भी काम कर रहा है। इस समय ब्रीथिंग का रेट भी बढ़ जा रहा है। इस समय एनर्जी की जरूरत पड़ती है, तुम भाग रहे हो, बार बार एनर्जी कम हो रही है। फिर एनर्जी भी हमारे बॉडी को चाहिए कि भैया एनर्जी ले आओ, एनर्जी ले आओ, जिसकी वजह से मैं कहीं सेफ स्थान पे पहुंच जाऊं, जिससे कि शेर मुझे दौड़ा के खा ना पाए। ठीक है, अब तुम दौड़ रहे हो, दौड़ रहे हो, दौड़ रहे हो, तो उस समय तुम्हारे साथ क्या क्या हो रहा है? तुम्हारी ब्रीथिंग रेट बढ़ गई, तुम बहुत तेज एक्सरसाइज कर रहे हो, तुम्हें एनर्जी की जरूरत है, तुम्हारा जो क्या नाम है जो मस्कुलर एक्टिविटी है वो बढ़ गया। तो आओ, ये चीज़ हम लोग पढ़ते हैं। अब क्या बोलता है देखो, बोला है जब तुम एक्सरसाइज करते हो, व्हेन वी डू फिजिकल एक्सरसाइज, जब हम लोग करते हैं तो एनर्जी डिमांड बढ़ जाती है। ठीक है, इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि मेंटेनिंग ऑफ द इंक्रीज मस्कुलर एक्टिविटी। तुम्हें तो समझ में आ ही गया होगा कि भैया जब तुम भागोगे लगातार तो तुम्हें मस्कुलर एक्टिविटी के लिए तुम्हें एनर्जी की डिमांड पड़ेगी। बोले हैं बात कर दिया दी सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इज इंक्रीज। ये नहीं, इतना ही नहीं, ऑक्सीजन की सप्लाईमेंट मतलब ऑक्सीजन जितना लेता था उससे भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि उस समय तुम मस्कुलर एक्टिविटी कर रहे होगे। तुम्हें उस समय जब तुम्हें सेल दौड़ाया हो जाए तो तुम्हें ये नहीं सोचे होगे जितना ऑक्सीजन मिला उतने में नहीं, तुम्हें बार बार मस्कुलर एक्टिविटी कर रहे हो तो ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, तो ऑक्सीजन तो भी ज़्यादा चाहिए, मतलब सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन भी बढ़ जाता है। बोले इंक्रीज सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन रेट भी बढ़ जाता है, इंक्रीज इन रेट ऑफ रेस्पिरेशन, सांस लेने की चाहत भी बढ़ जाती है, हार्ट बीट भी बढ़ जाता है, ब्लड फ्लो भी बढ़ जाता है, ब्लड वेसल में जितना भी ब्लड फ्लो होता है वो भी बहुत तेज़ी से वर्क करने लगता है। तो यही सारी बात बोल रहा है। यहाँ तक हमारे नर्व, लंग्स, हार्ट, किडनी ग्रेजुअली रिटर्न टू देयर नॉर्मल कंडीशन। बोला जब अपने फिजिकल एक्सरसाइज जो तुम
अब तुम्हें लगा कि भैया सेल चला गया, तुम स्थान पे हो, थाली स्थान पे हो, तुम बोलो यार बच गए, बहुत तेज थक गए, यही बोलोगे ना। तो मतलब क्या हुआ, जब तुमने अपना फिजिकल एक्सरसाइज जोड़ दिया तो तुम्हारे जितने भी मसल्स है, जितने भी नर्व है, लंग्स है, हार्ट है, किडनी है, अपने नॉर्मल कंडीशन में आ जाते हैं। जिस तरह नॉर्मल वर्क कर रहे थे उसी नॉर्मल कंडीशन में आ गए। तो ये क्या हुआ, जब हमने फिजिकल एक्सरसाइज तो रोक दिया। Thus, the function of muscle, lungs, heart, blood vessel, kidney and other coordinator with performing physical exercise। मतलब इससे कहने का मतलब ये हुआ, इसका मतलब तुम समझे क्या, कि जब हम लोग कोई भी मसल, कोई भी लेग, कोई भी लंग, कोई भी हार्ट, कोई भी ब्लड, कोई भी किडनी, ये सारे वर्क किस वे में करते हैं, कोऑर्डिनेटेड वे में, आपस में मिलजुल के काम करते हैं। अगर भाग रहे हैं, अगर ये बोल दे किडनी बोल, सॉरी हार्ट बोल दे कि मैं ब्लड तो फ्लो नहीं करूँगा, तो काम गड़बड़ हो जाएगा। और लंग्स बोलते मैं ऑक्सीजन नहीं प्रोवाइड करूँगा, काम गड़बड़ हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ कोऑर्डिनेटेड वे में हमारे बॉडी के अंदर चलता है। ये बात तुम्हें समझ में आई कि नहीं? हाँ, हमें समझ में आ गई। बोले इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी में न्यूरल सिस्टम होते हैं और एंडोक्राइन सिस्टम होते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम अभी आने वाले चैप्टर में तुम पढ़ोगे, पूरे हार्मोन्स बड़े होंगे। और न्यूरल सिस्टम में तुम अभी पढ़ने जा रहे हो, अभी तुम्हें सब समझ में आ जाए। बोले न्यूरल सिस्टम तो एंडोक्राइन सिस्टम आपस में ज्वाइंट और कोऑर्डिनेटेड वे में सारे एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। ठीक है, आपस में सिंक्रोनाइज्ड, मतलब साथ साथ में ये सारे एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। ठीक है, न्यूरल सिस्टम की बात कर दी जाए तो ये न्यूरल सिस्टम प्रोवाइड एट द ऑरिजिनाइज नेटवर्क टू पॉइंट कनेक्शन। न्यूरल सिस्टम ही पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन तो प्रोवाइड करवाता है, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन तो प्रोवाइड करवाता है। और इसका कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है ये रिस्पॉन्स करने में बहुत तेज होता है, क्विक रिस्पॉन्स होता है, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन देता है तो न्यूरल सिस्टम देता है। वहीं पे एंडोक्राइन सिस्टम की बात करें भाई, डिफरेंस बता दे रहा है। एंडोक्राइन सिस्टम प्रोवाइड केमिकल इंट्रीजेशन थ्रू हार्मोन। बोला है कि एंडोक्राइन सिस्टम की बात कर दी जाए तो ये भी मदद करता है, लेकिन थ्रू केमिकल के थ्रू, और केमिकल के थ्रू ज़्यादातर बोलना है, ज़्यादा अच्छा बोलना है तो हार्मोन के थ्रू प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, इन दिस चैप्टर यू विल लर्न दी न्यूरल सिस्टम ऑफ ह्यूमन, मैकेनिज्म ऑफ न्यूरल कोऑर्डिनेशन। ये सारी चीज़ें अब हमें पढ़नी है, अब आगे समझ में आएगा। अब आगे तो मैंने बहुत अच्छा से तुम लोग के लिए ले आया, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन। बोले दी न्यूरल सिस्टम। अब न्यूरल सिस्टम की बात कर दी है तो जितने भी एनिमल है, ऑल एनिमल आर कंपोज्ड ऑफ दी हाईली स्पेशलाइज्ड सेल, जिसे हम बोलते हैं न्यूरॉन। मतलब हमारे न्यूरल सिस्टम की बात कर दी है, जितने भी एनिमल होते हैं वो कंपोज्ड होते हैं हाईली स्पेशलाइज्ड सेल, जिसे हम बोलते हैं न्यूरॉन। न्यूरॉन की बात कर दिया तो इसे हम डिटेक्ट भी कर सकते हैं, रिसीव भी कर सकते हैं और ट्रांसमिट भी कर सकते हैं। अब इन तीनों का एग्जाम्पल मैं बता दे रहा हूँ। देखो, डिटेक्ट करना, रिसीव करना, ट्रांसमिट करना। इम्पल्स की बात कर दीजिए, जब हम तुम्हें पढ़ा रहे हैं यहाँ पे तो तुम्हारे माइंड का इम्पल्स है कि वो चीज़ कैप्चर करना। टीचर सामने पढ़ा रहा है, टीचर ब्लैक बोर्ड में, व्हाइट बोर्ड में, स्मार्ट बोर्ड में लिख रहा है, लेकिन तुम्हारे माइंड क्या कर रहा है, उस चीज़ को कैप्चर करने का मतलब रिसीव कर रहा है, डिटेक्ट कर रहा है। और कभी भी तुम्हें कोई भी टीचर उठाता है, बोलता है ये बताओ वो बताओ, तुमसे पूछता है न्यूरल सिस्टम का मतलब क्या होता है, अगर तुमसे पूछता है न्यूरल सिस्टम पॉइंट टू पॉइंट के लिए हो जाए तो तुम रिस्पॉन्स करोगे। तो न्यूरल सिस्टम की बात करें, न्यूरॉन डिटेक्ट भी किए जा सकते हैं, रिसीव भी किए जा सकते हैं, ट्रांसमिट भी होते हैं। जैसे कि अब चाय गरम था, मेरा हाथ गरम चाय पे पड़ा तो तुरंत इम्पल्स गए हमारे बॉडी में और ये बताए कि भैया ये क्या नाम है, ये ट्रांसमिट ही तो हुआ। हमने हाथ यहाँ पे टच किया, यहाँ पे मान लो एक बॉटल है, इसमें लेट मी सपोज, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, 1 सेकंड। जैसे कि मान लो ये हो गया टी टप, जानते हो चाय का टप। अब मान लो इसमें चाय भरा हुआ है, तो जब हम इसे टच किए तो मुझे क्या मालूम पड़ा, मेरे हाथों से इम्पल्स गया और इम्पल्स ट्रांसमिट होते हमारे ब्रेन के पास गया कि भैया चाय गर्म है, इसमें हाथ हटा लेना चाहिए। तो ये बेसिकली क्या हुआ, इसे हम रिसीव कर सकते हैं, इसे हम ट्रांसमिट कर सकते हैं, इसे हम डिटेक्ट कर सकते हैं। डिफरेंट काइंड ऑफ स्टिमुलाई भी बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे कि अब तुम्हें मालूम होगा टन हो रहा, टेस्ट हो रहा, और हमारे क्या नाम, बहुत सारे स्टिमुलाई होते हैं, तुम्हें समझ में आएगा आगे चैप्टर में। ठीक है, अब चैप्टर का मैं स्पीड अप करने जा रहा हूँ। ठीक है, इसीलिए बेसिक में मैंने धीमा चला था। ठीक है, अब बोल रहे हैं
न्यूरल सिस्टम की बात करिए, ऑल एनिमल इज कंपोज्ड ऑफ द हाईली स्पेशलाइज्ड सेल, जैसे हम बोलते हैं न्यूरॉन। न्यूरॉन को हम डिटेक्ट कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, ट्रांसमिट कर सकते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ स्टिमुलाई। बात करें न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन, न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से हर ऑर्गन के अंदर पाया गया, बोले हैं वेरी सिंपल न्यूरल सिस्टम किसके अंदर पाया गया, लोअर इन्वर्टिब्रेट के अंदर वेरी सिंपल न्यूरल सिस्टम पाया गया। तो तुमसे पूछ लिया गया, तुमसे अगर एनसीईआरटी में पूछ लिया गया या तुमसे एनटीए में पूछ लिया, तुमसे नीट में पूछ लिया गया कि वेरी सिंपल न्यूरल सिस्टम किसके अंदर पाया जाता है, तो लोअर इन्वर्टिब्रेट के अंदर। जैसे कि बात कर दी जाए इन हाइड्रा के अंदर, बात करिए हाइड्रा किसका मेंबर है, सिलेंटेटा या तुम बोल दो निडेरिया। यहाँ पे कंपोज्ड ऑफ द नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन पाए जाते हैं। और वहीं पे बात कर दिया हाइड्रा से। और इंसेक्ट में बात कर दिया तो इंसेक्ट में न्यूरल सिस्टम काफ़ी बेटर ऑर्गेनाइज होता है, बोले न्यूरल सिस्टम इज बेटर ऑर्गेनाइज इन इंसेक्ट। इंसेक्ट की बात कर दी जाए तो यहाँ पे इंसेक्ट में बात कर दी जाए तो यहाँ पे न्यूरल सिस्टम बेटर तरीके से ऑर्गेनाइज होते हैं, लेकिन वहीं पे ब्रेन इज आल्सो प्रेजेंट, मतलब इंसेक्ट में ब्रेन भी पाए जाते हैं। ठीक है, ठीक है भैया, ठीक है। अब बोले हैं कि भैया बात करिए वर्टिब्रेट के अंदर तो मोर कॉम्प्लेक्स डेवलपमेंट होता है न्यूरल सिस्टम, मतलब हमारे अंदर बात कर दी जाए तो सबसे कॉम्प्लेक्स न्यूरल सिस्टम पाया जाता है। ठीक है, अब ह्यूमन न्यूरल सिस्टम की बात कर दी जाए तो ये दो पार्ट में डिवाइडेड होते हैं, एक पीएनएस होता है और एक सीएनएस होता है, एक पीएनएस होता है और एक सीएनएस होता है, एक पीएनएस होता है और एक सीएनएस होता है, एक पीएनएस होता है और एक सीएनएस होता है, एक पीएनएस होता है एक सीएनएस। पीएनएस का पूरा नाम सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पीएनएस का पूरा नाम पेरिफेरल नर्वस न्यूरल सिस्टम। नर्वस सिस्टम न्यूरल सिस्टम जो बोलना चाहो तुम्हारे ऊपर है, बोल दो। ठीक है, सीएनएस की बात कर दी जाए, मैंने जितने भी हाईलाइट और अंडरलाइन किए हैं वो सारे लाइन एकदम ध्यान से पढ़ना। सीएनएस के अंदर दो लोग आते हैं, एक ब्रेन आता है, एक स्पाइनल कॉर्ड आता है, एक ब्रेन आता है, एक स्पाइनल कॉर्ड आता है। और यही साइट होता है, मतलब सीएनएस ही ऐसा साइट होता है जहाँ पे इंफॉर्मेशन प्रोसेस करता है और कंट्रोल करता है, क्या भेजना है क्या नहीं भेजना है, कैसे रिएक्ट करना है कैसे नहीं रिएक्ट करना है, क्या कैसे करना है, ये सारा चीज़ कंट्रोल करता है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, मैंने पहले ही बता दिया सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर दो लोग आते हैं, ब्रेन आता है, एक स्पाइनल कॉर्ड आता है। अब वहीं पे बात कर दी जाए, बात करें दी नर्व फाइबर ऑफ द पीएनएस आर टू टाइप, बोले हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात कर दी जाए तो इसमें नर्व फाइबर दो टाइप के होते हैं। मैं बोल ये थोड़ी नहीं रहा हूँ पीएनएस टू टाइप के होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ नर्व फाइबर के हिसाब से लेता है डी नर्व फाइबर पे ज़्यादा हाईलाइट कर रहा हूँ। नर्व फाइबर ऑफ द पीएनएस के नर्व फाइबर दो टाइप के होते हैं, एक होता है इफरेंट फाइबर, एक होता है एफरेंट फाइबर। एफरेंट मतलब आने दो, इफरेंट मतलब जाने दो। एफरेंट मतलब आने दो, इफरेंट मतलब जाने दो। एफरेंट मतलब आने दो, इफरेंट मतलब जाने दो। पहली चीज मुझे बताओ नर्व फाइबर पीएनएस में कितने टाइप के होते हैं? पीएनएस दो टाइप का नहीं होता, पीएनएस के नर्व फाइबर दो टाइप के होते हैं। बहुत लोग कंफ्यूजन रहते हैं कि पीएनएस दो टाइप का होता है, नहीं, पीएनएस के नर्व फाइबर दो टाइप के होते हैं। ठीक है, बोले एफरेंट फाइबर होता है, एफरेंट मतलब आने दो, नर्व फाइबर तो आने दो और इफरेंट नर्व फाइबर तो जाने दो। फिर ये सारी बात हो रही, बोला एफरेंट नर्व फाइबर की बात कर दी जाए तो ये ट्रांसमिट करते हैं भाई इम्पल्स, हर एक न्यूरॉन यहाँ पे ट्रांसमिट करेगा इम्पल्स। बोला एफरेंट नर्व फाइबर इज ट्रांसमिट फ्रॉम टीसू से लेके, मतलब टीसू या तुम कहो ऑर्गन सिस्टम से लेके सीएनएस। मतलब मुझे सीधे बताओ, सबसे पहली चीज़ ये बताओ भैया, ये ब्रेन है, ये हमारा ब्रेन है। अब बात कर रहा है कोई भी टिश्यू या ऑर्गन सिस्टम के कोई भी इम्पल्स आता है सीएनएस तक, कोई भी टिश्यू से सीएनएस पे इम्पल्स आता है, तब हम इसे बोलते हैं एफरेंट नर्व फाइबर। क्या बोलते हैं? एफरेंट नर्व फाइबर। एफरेंट नर्व फाइबर का मतलब कोई भी इम्पल्स टिश्यू से सीएनएस की तरफ आता है, तब हम इसे बोलते हैं एफरेंट नर्व फाइबर। वहीं पे इफरेंट मतलब जाने दो, ई मतलब एडजस्ट मतलब जाने दो, बाहर जाओ। सीएनएस के टिश्यू या ऑर्गन सिस्टम पे जब कभी भी इम्पल्स जाता है माइंड से, जो बोल क्या रहा हूँ, सीएनएस के किसी भी टिश्यू या ऑर्गन सिस्टम में जब कभी भी इम्पल्स जाता है, तब हम इसे बोलते हैं इफरेंट नर्व फाइबर। मैंने बोला था टिश्यू या ऑर्गन से कभी भी इम्पल्स आता है, आने दो मतलब एफरेंट फाइबर हो जाता। और एफरेंट मतलब ई मतलब एडजस्ट, ई मतलब जाने
जाने दो। और जब कभी भी सीएनएस से कभी भी टिश्यू ऑर्गन पे जाता है तो हम इसे बोलते हैं इफरेंट नर्व फाइबर। अरे बोल भाई, किसे नहीं समझ में आया बता दे भाई। बोले बोले इफरेंट फाइबर की बात कर दी जाए तो ये सीएनएस से होते हुए ये टिश्यू या ऑर्गन सिस्टम पे ले जाता है, ठीक है, इम्पल्स, ठीक है। अब उसके बाद पीएनएस अब दो टाइप में डिवाइडेड होता है, दो टाइप में डिवाइडेड होता है। एक सोमैटिक न्यूरल सिस्टम होता है और एक होता है ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम होता है। सोमैटिक होता है, ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम होता है। सोमैटिक न्यूरल सिस्टम क्या होता है ये देखो। सोमैटिक जब कभी भी सीएनएस का इम्पल्स स्केलेटल मसल की तरफ जाता है, सीएनएस से स्केलेटल मसल की तरफ जाता है, तब हम इसे बोलते हैं सोमैटिक न्यूरल सिस्टम। सीएनएस से स्केलेटल मसल की तरफ जाता है, जब कभी भी इम्पल्स सीएनएस से होते हुए स्केलेटल मसल की तरफ जाता है तब हम इसे बोलते हैं सोमैटिक न्यूरल सिस्टम। और वहीं पे ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम की बात करिए, तभी भी ये सीएनएस से इनवॉलंटरी ऑर्गन का मतलब क्या हो जाए। इनवॉलंटरी ऑर्गन का मतलब हमारे स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल्स में अगर जा रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, एएनएस का मुझे बताओ। सीधी बात दो चीज मुझे बताओ। पीएनएस दो टाइप में कन्वर्ट होते हैं, पीएनएस दो टाइप में होते हैं, सोमैटिक होता है, एक ऑटोनॉमिक, एक सोमैटिक एक ऑटोनॉमिक। अब सोमैटिक की बात कर दी जाए तो ये सीएनएस से स्केलेटल की तरफ सीएनएस से स्केलेटल मसल की तरफ इम्पल्स जाता है। वहीं पे एएनएस या ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम की बात कर दी जाए तो ये सीएनएस से इनवॉलंटरी ऑर्गन मतलब जितने भी हमने स्मूथ मसल, जितने भी हमने कार्डियक मसल पढ़े थे, सारे हमारे इनवॉलंटरी ऑर्गन होते हैं। बोले एएनएस की बात कर दी जाए तो ये फर्दर डिवाइड होते हैं सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम। सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम क्या होता है, जब ये हमारे रिलैक्स कंडीशन में, जैसे कि अब तुम्हें मालूम है कि भैया नीट अब 10 दिन बचा है, 12 दिन बचा है, तो इस समय तुम्हारा कौन सा न्यूरल सिस्टम एक्टिवेट रहेगा, पैरासिम्पैथेटिक। पैरा मतलब यहाँ पे इमरजेंसी कंडीशन में जो होता है ये पैरा होता है, और रिलैक्स नॉर्मल कंडीशन में, जैसे तुम्हें लगा था अभी 4 महीने 5 महीने पहले कि अभी अपने पास बहुत समय है, लेकिन अब तुम्हें 10 दिन पहले क्या लग रहा है कि यार समय है ही नहीं, जल्दी सब कुछ तैयार करें। तो ये क्या हुआ, जब समय नहीं, 10 दिन पहले मेरे सामने नीट बैठा हुआ है तो हमें पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम मिल रहा है। और वहीं पे 4 महीने 5 महीने पहले जब हम लोग रिलैक्स होकर पढ़ रहे थे तो इस समय कौन सा न्यूरल सिस्टम वर्क कर रहा था, सिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम काम कर रहा था। अब एक टर्म दिया विसरल नर्वस सिस्टम। अब मुझे बताओ, मैं लास्ट में अभी एक बढ़िया से रिवीजन करूँगा। विसरल नर्वस सिस्टम की बात दिया है तो ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का ही पार्ट होता है। ये सीएनएस से विसरल ऑर्गन के पास ले जाता है और विसरल ऑर्गन से सीएनएस की तरफ ले आता है। मतलब ये इरिवर्सिबल होता है, ये रिवर्सिबल होता है। सीएनएस से विसरल ऑर्गन के पास और विसरल से होते हुए सीएनएस के पास ले आता है। मेरी दो बात याद रखो, सीएनएस से विसरल ऑर्गन के पास ले जाता है विसरल नर्वस सिस्टम, और विसरल ऑर्गन से सीएनएस के पास ले आता है, ये भी विसरल नर्वस सिस्टम का ही काम होता है। ठीक है, ये बात तुम्हें समझ में आ जाए। अब जल्दी एक बार मैं ऐसे कर रहा हूँ, जल्दी पूरा रिवीजन करेंगे। बोलो ह्यूमन नर्वस सिस्टम के अंदर दो पार्ट पाए जाते हैं, सीएनएस एक पीएनएस। सीएनएस और पीएनएस, सीएनएस के अंदर ब्रेन आता है, स्पाइनल कॉर्ड आता है, यही सारे इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, कंट्रोल करता है। पीएनएस नर्व फाइबर के हिसाब से दो टाइप में होते हैं, एक एफरेंट फाइबर, एक इफरेंट फाइबर। एफरेंट फाइबर का मतलब क्या होता है, एफरेंट फाइबर का मतलब क्या होता है, टिश्यू या ऑर्गन, जब टिश्यू या ऑर्गन का इम्पल्स सीएनएस तक आता है तब हम इसे बोलते हैं एफरेंट तब हम बोलते हैं एफरेंट नर्व फाइबर। वहीं पे जब सीएनएस से होते हुए टिश्यू या ऑर्गन पे जाता है तब हम बोलते हैं एफरेंट नर्व फाइबर। अब बात है, पीएनएस दो टाइप के होते हैं, सोमैटिक न्यूरल सिस्टम होता है, एक ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम होता है। सोमैटिक नर्वस सिस्टम या सोमैटिक न्यूरल सिस्टम की बात करी जाए तो ये सीएनएस से स्केलेटल मसल की तरफ इम्पल्स जाता है, और वहीं पे एएनएस की बात कर दी जाए तो सीएनएस से इन्वॉलंटरी मसल के पास, इन्वॉलंटरी ऑर्गन के पास जब मैसेज जाता है, इम्पल्स जाता है, तब हम इसे बोलते हैं ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम। वहीं पे ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम फर्दर डिवाइड होता है, एक पैरासिम्पैथेटिक, एक हमारा सिम्पैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक जो होता है ये हमारे इमरजेंसी कंडीशन में वर्क करता है, और सिम्पैथेटिक हमें रिलैक्स कंडीशन में न्यूरल सिस्टम वर्क करता है। विसरल नर्वस सिस्टम की बात कर दी जाए तो ये विसरल ऑर्गन से हमारे इनवॉलंटरी ऑर्गन में जाता है, और हमारे इनवॉलंटरी मतलब सीएनएस से विसरल ऑर्गन में और विसरल से सीएनएस में जाता है। कौन सा नर्वस सिस्टम होता है, विसरल नर्वस सिस्टम होता है। फिर उसके बाद बात कर दी जाए न्यूरॉन के पास तीन मेजर पार्ट
होते हैं, एट होता है सेल बॉडी होता है, डेंड्राइट होता है, एजॉन होता है, सेल बॉडी, डेंड्राइट, एजॉन होता है। सेल बॉडी कंटेन साइटोप्लाज्म विद टिपिकल सेल ऑर्गेनेली, जिसे हम बोलते हैं ग्रैन्युलर बॉडी, जिसे हम बोलते हैं निसल्स ग्रेन्यूल, 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 निसल्स ग्रेन्यूल, निसल्स ग्रेन्यूल, निसल्स ग्रेन्यूल। नीट 2018 में ये पूछा गया था कि सेल बॉडी कंटेन साइटोप्लाज्म विद टिपिकल सेल ऑर्गेनेली एंड सर्टेन ग्रैन्युलर बॉडी। याद रखना, ये चीज याद रखना, टिपिकल सेल ऑर्गेनेली और ग्रैन्युलर बॉडी, ये दोनों और साइटोप्लाज्म, तीन चीज मिलकर क्या बनाते हैं, निसल्स ग्रेन्यूल, निसल्स ग्रेन्यूल क्या बनाते हैं, निसल्स ग्रेन्यूल। बोले सॉल्ट फाइबर हुई ब्रांच रेपिडली एंड प्रोजेक्ट आउट ऑफ आवर सेल बॉडी। बोले सेल बॉडी के जब लास्ट पार्ट में आओ, जहाँ पे सॉल्ट फाइबर पाए जाते हैं, जहाँ पे ब्रांचिंग में सॉल्ट फाइबर पाए जाते हैं, वहाँ पे ये निसल्स ग्रेन्यूल पाए जाते हैं, ठीक है, ये निसल्स ग्रेन्यूल पाए जाते हैं, ठीक है, निसल्स ग्रेन्यूल पाए जाते हैं। और इन्हीं तो हम क्या बोलते हैं, डेंड्राइट, जो हमारा साइटोप्लाज्म का लास्ट पार्ट है, मतलब मेरे कहने का मतलब ये वाला पार्ट, जो हमारा साइटोप्लाज्म का लास्ट ब्रांच है, इसे हम क्या बोलते हैं, डेंड्राइट, इसे हम क्या बोलते हैं, डेंड्राइट, इसे हम क्या बोलते हैं, डेंड्राइट। और निसल्स ग्रेन्यूल की बात कर रही है तो इनमें तीन चीज पाए जाते हैं, साइटोप्लाज्म पाया जाता है, ग्रैन्युलर बॉडी पाए जाते हैं, और कुछ हमारे वेट्यूल्स पाए जाते हैं, ठीक है, हमारे सब वेट्यूल्स भी पाए जाते हैं, ठीक है। डेंड्राइट तुम्हें समझ में आ जाए। अब उसके बाद बोले दी फाइबर ट्रांसमिट इम्पल्स टूवर्ड दी सेल बॉडी। बोले ये फाइबर ट्रांसमिट करते हैं इम्पल्स तो सेल बॉडी की तरफ। बोल रहे हैं क्या, बोल क्या रहे हैं, ये डेंड्राइट जो तुमने पढ़ा, ये जो फाइबर तुम देख रहे हो, ये इम्पल्स तो टूवर्ड्स दी सेल बॉडी। सबसे बड़ी बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, अभी तुम देखोगे आधे टू अवे फ्रॉम दी सेल बॉडी होता है और एक टूवर्ड्स दी सेल बॉडी। सेल बॉडी की तरफ ले आना इम्पल्स, सेल बॉडी की तरफ इम्पल्स को ले आना, ट्रांसमिट करना कौन करता है, डेंड्राइट ही करता है, ठीक है, डेंड्राइट निसल्स ग्रेन्यूल ही करते हैं, ठीक है। बोले हैं दी एजॉन, एजॉन लंबा सा होता है, लॉन्ग फाइबर होता है, और डिस्टल इन मतलब मेरे कहने का मतलब ये जो तुम पेन का टैप देख रहे हो, ये जो मेन होता है सेल बॉडी, ये होता है सेल बॉडी, और सेल बॉडी से दूर यहाँ पे कौन बैठा हो रहा है, यहाँ पे कौन बैठा हो रहा, ये पूरे लंबे, ये तुम्हें जो ये लंबा सा डंडा देता है लॉन्ग फाइबर, और ये दूर हो रहा, कहाँ हो रहा, दूर हो रहा और ब्रांच हो रहा, इसे हम क्या बोलते हैं एजॉन, इसे हम क्या बोलते हैं, एजॉन। और डिस्टल इन ब्रांच होता है, ठीक है। बोले ईच ब्रांच टर्मिनेट बल्ब लाइक स्ट्रक्चर। अब ये लास्ट पार्ट है, ये है लास्ट पार्ट, और इसी लास्ट पार्ट में कौन बैठा होता है, बल्ब लाइक स्ट्रक्चर। इसी तरीके से इसी लास्ट पार्ट में बल्ब लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, और इन्हीं तो हम बोलते हैं सिनेप्टिक नॉब। ईच ब्रांच टर्मिनेट एज अ बल्ब लाइक स्ट्रक्चर, जिसे बोलते हैं सिनेप्टिक नॉब। अब इन्हीं सिनेप्टिक नॉब के अंदर सिनेप्टिक वेसाइकल पाए जाते हैं, और इन्हीं सिनेप्टिक वेसाइकल के अंदर केमिकल पाया जाता है, जिसे हम बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर, और ये केमिकल कुछ और नहीं होता, एसिटाइल प्रोलीन होता है, ठीक है। फिर बोले दी एजॉन। अब बोले एजॉन से जो ट्रांसमिट होता है, एजॉन से इम्पल्स ट्रांसमिट होता है अवे फ्रॉम दी सेल बॉडी। देख लो पहली बात, एजॉन क्या करता है, अवे चलता है, अवे फ्रॉम सेल बॉडी से दूर ले जाता है। एजॉन हमेशा नर्व इम्पल्स तो ट्रांसमिट करता है सेल बॉडी से दूर, वहीं पे बात करती है डेंड्राइट हो रहे हैं, हमारे निसल्स ग्रेन्यूल होते हैं, ये टूवर्ड्स दी सेल बॉडी से टूवर्ड्स में ले आते हैं इम्पल्स को, ठीक है। ये बात तुम याद रखना, कौन दूर ले जाता है सेल बॉडी के पास और कौन सेल बॉडी के पास ले आता है, ये बात याद रखना। और ये सिनेप्स और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बोलते हैं, ठीक है। बेस्ड ऑन दी नंबर ऑफ एजॉन, बेटा इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ एजॉन के बेस में और डेंड्राइट के बेस पे, नंबर ऑफ एजॉन और एंड नंबर ऑफ डेंड्राइट के बेस पे ये जो न्यूरॉन होता है, ये तीन टाइप के होते हैं, एक होता है मल्टीपोलर, एक होता है यूनिपोलर, एक होता है बाइपोलर, ठीक है। मल्टीपोलर, यूनिपोलर, बाइपोलर, और इतना ही नहीं, ये स्यूडोपोलर होता है, लेकिन हमें उतना भी एनसीईआरटी जितनी नहीं है उतने पे ही हमें फोकस करना है। मल्टीपोलर की बात कर दिया तो यहाँ पे 8 एजॉन
एड्रॉन, बहुत सारे डेंड्राइट पाए जाते हैं। वन एड्रॉन एंड मिनी डेंड्राइट, वन एड्रॉन एंड मिनी डेंड्राइट, वन एड्रॉन एंड मिनी डेंड्राइट पूछा जाता है एग्जाम्पल में। मल्टीपोलर तुम्हें स्टेटमेंट देते देगा, रोशन मिलाने के लिए दे देगा, बोल देगा यूनिपोलर, मल्टीपोलर और बाइपोलर, और वहाँ पे तुम्हें दूसरे साइड में लिखेगा एट एड्रॉन मल्टी, वन एड्रॉन मल्टी डेंड्राइट, वन एड्रॉन मल्टी डेंड्राइट या टू या मोर डेंड्राइट। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा मल्टीपोलर, और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा सेरेब्रल टॉर्टन। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल याद रखना, इसे बोलते हैं सेरेब्रल टॉर्टन। बाइपोलर का मतलब एट एड्रॉन और एट डेंड्राइट, एट एड्रॉन और एट डेंड्राइट, और ये हमारे कहाँ पाए जाते हैं रेटिना ऑफ आई में पाए जाते हैं। और वहीं पे यूनिपोलर की बात कर दी जाए तो एट एड्रॉन और कोई भी डेंड्राइट नहीं पाया जाता, यूजुअली हमें एम्ब्रियोनिक स्टेज में देखने को मिलता है। ठीक है, ये तीन इंपॉर्टेंट, आई होप तुम लोग बहुत अच्छे से तुम लोग देखोगे। मेरी बात मानना, पूछा बहुत बात गया है लेकिन तुम लोग तो मैं लास्ट टाइम पे बता रहा हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद देयर आर दी टू टाइप ऑफ एड्रॉन। एड्रॉन दो टाइप के होते हैं, एड्रॉन दो टाइप के होते हैं, एड्रॉन दो टाइप के होते हैं, लेकिन एड्रॉन और डेंड्राइट मिला के ये तीन टाइप के हुए थे, यूनिपोलर, मल्टीपोलर और बाइपोलर। लेकिन एड्रॉन की बात कर दी है, ये दो टाइप के होते हैं, एक माइलिनेटेड होता है, एक माइलिनेटेड होता है, एक नॉन माइलिनेटेड होता है। एड्रॉन दो टाइप के होते हैं, एक माइलिनेटेड होता है, एक नॉन माइलिनेटेड होता है। माइलिनेटेड होता है, नॉन माइलिनेटेड, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और यहाँ से ध्यान से सुनना। देखना, माइलिनेटेड, नॉन माइलिनेटेड। माइलिनेटेड की बात कर रहा है तो ये कंडक्ट करवाता है, नर्व फाइबर आर इवॉल्व विद सॉन सेल, सॉन सेल से ये इवॉल्व होता है, इन्वॉल्व होता है। ठीक है, व्हिच फॉर्म माइलिन शीट। बोल रहे हैं कि भैया जो ये हमारा माइलिनेटेड नर्व फाइबर होता है, ये सॉन सेल से मिला होता है और ये क्या बना लेता है, माइलिन शीट अराउंड द एड्रॉन, एड्रॉन के चारों तरफ, अराउंड द एड्रॉन, एड्रॉन के चारों तरफ माइलिन शीट बना लेता है सॉन सेल के साथ एसोसिएट करके। ठीक है, वहीं पे बोला दी गैप बिटवीन टू एडजेसेंट माइलिन शीट, माइलिन शीट के बीच में दो माइलिन शीट, बिटवीन टू एडजेसेंट माइलिन शीट, मतलब एक माइलिन शीट इधर है, एक माइलिन शीट इधर है, इसके बीच वाले जंक्शन को, इसके बीच वाले एडजेसेंट माइलिन शीट तो हम बोलते हैं नोड ऑफ रेनिवर, इसे बोलते हैं नोड ऑफ रेनिवर। कुल मिला के मेरे कहने का मतलब, ये जो तुम्हें दिख रहा है, ये जो तुम्हें स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये तुम्हें जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये तुम्हें जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये वाला, ये इसी तुम बोलते हैं, इसी तुम बोलते हैं माइलिन शीट, माइलिन शीट बोलते हैं। और बोले ये जो स्पेस यहाँ पे है, इसी तुम बोलते हैं, इसी तुम बोलते हैं नोड ऑफ रेनिवर, इसी तुम बोलते हैं नोड ऑफ रेनिवर, इसी तुम बोलते हैं नोड ऑफ रेनिवर। आई होप तुम लोग तो समझ में आ रहा होगा। ठीक है, नोड ऑफ रेनिवर बोले गैप ऑफ टू एडजेसेंट माइलिन शीट, माइलिन शीट के बीच का जो गैप है उसे बोलते हैं नोड ऑफ रेनिवर, उसे बोलते हैं नोड ऑफ रेनिवर। अब माइलिनेटेड नर्व फाइबर आपस में बोले, माइलिनेटेड नर्व फाइबर कहाँ पाए जाते हैं, स्पाइनल और क्रेनियल। भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, माइलिनेटेड नर्व फाइबर का एग्जांपल पूछ लिया जाएगा कहाँ पे पाए जाते हैं, तो स्पाइनल और क्रेनियल, स्पाइनल और क्रेनियल, स्पाइनल और क्रेनियल, मेरे साथ बोलो, स्पाइनल क्रेनियल कहाँ पाया जाता है, माइलिनेटेड नर्व फाइबर। और वहीं पे अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर कहाँ पे पाए जाते हैं, हमारे कहाँ पे पाए जाते हैं, जो कि माइलिन, देखो अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर या नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर जो कि सॉन सेल से एसोसिएट करते हैं कि नहीं। अब मुझे बताओ, सॉन सेल से ये एसोसिएट करते हैं, लेकिन ये कभी भी माइलिन शीट नहीं बनाते। ये सॉन सेल से एसोसिएट ये भी करते हैं, सॉन सेल से एसोसिएट ये भी करते हैं, लेकिन ये माइलिन शीट नहीं बनाते हैं। इस वजह से ये अनमाइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड शीट बोलते हैं। ठीक है, ये बोले हैं ये भी एड्रॉन के चारों तरफ ही होते हैं, लेकिन ये माइलिन शीट नहीं बनाते। कॉमनली कहाँ पे पाए जाते हैं, एएनएस और एसएनएस, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम और सोमैटिक न्यूरल सिस्टम या नर्वस सिस्टम में पाए जाते हैं। अब मैं तुम्हें इसे बहुत अच्छे से रियलाइज करवाऊंगा, माँ कसम तुम्हें मज़ा आ जाएगा। ठीक है, मज़ा आ जाएगा एकदम सही में, दिल तो फील हो जाएगा। ठीक है, चलो अब हम लोग आते हैं, बोले हैं जब कोई भी इम्पल्स नहीं आया, जब कभी भी इम्पल्स नहीं आया, बोले हैं न्यूरॉन इज नॉट कंडक्ट एनी इम्पल्स, जब कोई भी इम्पल्स नहीं आया तब इसका मतलब क्या हुआ, रेस्टिंग स्टेज में बैठा हुआ है हमारा न्यूरॉन। पहले बताओ, जब कभी भी कंडक्ट नहीं हुआ कोई भी इम्पल्स, देयर इज व्हेन आर न्यूरॉन इज नॉट कंडक्टिंग एनी इम्पल्स, जब कभी भी न्यूरॉन कोई भी इम्पल्स नहीं कंडक्ट कर रहा है, मतलब रेस्टिंग स्टेज में है। बोले हैं उस वक्त एड्जोनल मेम्ब्रेन, जहाँ पे एड्जॉन का मेम्ब्रेन है, एड्जॉन जो है उसके अंदर की मेम्ब्रेन को बोलते हैं एड्जोनल मेम्ब्रेन,
ये बात कर दिया है तो ये पोटेशियम के लिए परमिएबल होते हैं, मोर परमिएबल फॉर पोटेशियम आयन और नियरली इम्परमिएबल फॉर सोडियम आयन और इम्परमिएबल फॉर नेगेटिव चार्ज प्रोटीन। मुझे बताओ जब रेस्टिन स्टेज में दो चीज़ पोटेशियम के लिए मोर परमिएबल होता है और सोडियम आयन और नेगेटिव चार्ज प्रोटीन के लिए इम्परमिएबल होता है। अरे बोल भाई, अरे बोल, इतना समझ में आया, इतना समझ में आया, इतना दिल तो छूट गया। बोल दो। जब कोई भी इम्पल्स नहीं आया तब मतलब रेस्टिन स्टेज में है, उस वक्त एजॉन के मेम्ब्रेन पे, जिसे हम बोलते हैं एजोनल मेम्ब्रेन, ये मोर परमिएबल होता है पोटेशियम आयन और नियरली इम्परमिएबल होता है सोडियम आयन और नेगेटिव चार्ज प्रोटीन के लिए इम्परमिएबल होता है। अरे बोल, मुझे समझ में आया कि नहीं? हाँ, ये बात तो आ गया। बोले हैं इतना ही नहीं, पर्जेंटिना एजोप्लाम, और ये कहाँ पे पाए जाते हैं? एजोप्लाम। भैया एजोलेमा जो होता है उसका लेयर होता है और उसके अंदर का, जैसे हमारे अंदर क्या है, हमारे अंदर ब्लड है तो हमारा क्या होता है? प्लाज्मा में। उसी तरीके से इनके अंदर जो फ्लूइड होता है उससे हम बोलते हैं एजोप्लाम। ठीक है, एजोप्लाम इन दी प्रेजेंट इन दी एजोप्लाम ऑफ, ठीक है, ये सारी बात हो सही। ठीक है, उसी तरीके से एजोप्लाज्म इनसाइड दी एजॉन, बोले हैं एजॉन के अंदर की बात कर दी है, एजॉन के अंदर की बात कर दी जाए तो यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन रहेगा। तो हाई कंसंट्रेशन कितना रहेगा? पोटेशियम का। हाई कंसंट्रेशन कितना रहेगा? पोटेशियम का। आओ मैं तुम्हें और अच्छे से रियलाइज करवाता हूँ। देखो, सबसे पहले मैं तुम्हें ये दिखा दे रहा हूँ। देखो, हटो, देखो, ये एजॉन का है, एजॉन का है, ठीक है, एजॉन का मेम्ब्रेन है। ये क्या है? एजॉन का मेम्ब्रेन है। पहले ये चीज़ तुम्हें दिखा है, ये एजॉन का मेम्ब्रेन है। एक एजॉन का मेम्ब्रेन ये है, एक एजॉन का मेम्ब्रेन ये है। पहले ये चीज़ तुम्हें समझ में आई, ये चीज़ समझ में आई, तुम्हें बहुत अच्छे से रियलाइज करवा दूँगा, सब कुछ एकदम बढ़िया तैयार करवा दूँगा। अब देखो, बात कर रहा है कि बाहर वाली मेम्ब्रेन पे, बाहर वाली मेम्ब्रेन पे देखो, सबसे पहले तुम ये जानो कि जब रेस्टिन स्टेज होता है तो परमिएबल किसके लिए होता है? परमिएबल किसके लिए होता है? मोर परमिएबल पोटेशियम आयन। पोटेशियम आयन के लिए परमिएबल होता है। इम्परमिएबल किसके लिए होता है? सोडियम आयन और नेगेटिव चार्ज प्रोटीन के लिए इम्परमिएबल होता है। ये बात समझ में आ रही। अब बोले जब रेस्टिंग स्टेज में है तो आउटर सरफेस, इसे बोलते हैं आउटर सरफेस, इसे बोलते हैं इनर सरफेस, इसे बोलते हैं आउटर सरफेस, इसे बोलते हैं इनर सरफेस। आउटर सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज, 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 पॉजिटिव चार्ज बैठे होते हैं। मुझे बताओ, आउटर सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज बैठे होते हैं और इनर सरफेस पे नेगेटिव 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 चार्ज बैठे होते हैं। अरे बोल भाई, जो हमारे इनर सरफेस पे कौन बैठे होते हैं? नेगेटिव चार्ज बैठे होते हैं, नेगेटिव चार्ज बैठे होते हैं, नेगेटिव चार्ज बैठे होते हैं, नेगेटिव चार्ज बैठे होते हैं। बोल मेरे हिसाब से, बोल मेरे साथ कि भैया बाहर पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव 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 चार्ज बैठे होते हैं और इनर नेगेटिव 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 नेगेटिव। इनर चार्ज, इनर सरफेस पे नेगेटिव चार्ज, आउटर सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज। तब रेस्टिंग स्टेज की बात कर रहा हूँ। अब देखो, अंदर की बात कर रही है, पोटेशियम ज़्यादा हो रहा है। सीधे हमारे शब्द में बोल, हिंदी वाले शब्द में बोल, अंदर में पोटेशियम ज़्यादा हो जा और सोडियम आयन और नेगेटिव चार्ज प्रोटीन कम होंगे। देखो, बाहर सोडियम आयन और नेगेटिव चार्ज प्रोटीन ज़्यादा होंगे, बाहर सोडियम आयन नेगेटिव चार्ज प्रोटीन ज़्यादा होंगे, बाहर सोडियम आयन और नेगेटिव चार्ज प्रोटीन ज़्यादा होगा। अरे बोल भाई, बोल, मेरी तरफ मत देख, बोल बोल। बाहर सोडियम आयन नेगेटिव चार्ज प्रोटीन ज़्यादा होते हैं, अंदर 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 पोटेशियम आयन ज़्यादा होते हैं। अरे बोल भाई, अंदर पोटेशियम आयन ज़्यादा होते हैं, अंदर पोटेशियम आयन ज़्यादा होते हैं, अंदर पोटेशियम आयन ज़्यादा होते हैं। आउटर सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज, इनर सरफेस पे नेगेटिव चार्ज होते हैं। ठीक है, अब तुम्हें समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब तुम्हें समझ में आ गया होगा। बोल रहे हैं भैया कि ये सारी बात, मोर परमिएबल टू पोटेशियम आयन कब? रेस्टिन स्टेज में नियरली इम्परमिएबल सोडियम आयन होते हैं और नियरली इम्परमिएबल होते हैं नेगेटिव चार्ज प्रोटीन। बोले हैं ये सारी बात तुमने समझ में आ गया। अब बोले इनसाइड दी एजॉन, जब हम एजॉन के अंदर जाते हैं, इनसाइड दी एजॉन हाई कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम आयन और अंदर 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 किसकी कमी थी? नेगेटिव चार्ज प्रोटीन और सोडियम आयन की कमी थी। अंदर अंदर तुम्हें मैंने बोला था कि पोटेशियम आयन ज़्यादा होती है और सोडियम आयन और नेगेटिव चार्ज प्रोटीन कम होते हैं। वहीं पे बाहर की बात कर दी है तो सोडियम आयन और नेगेटिव चार्ज प्रोटीन ज़्यादा होते हैं। देखा क्या है, जब हम वहीं पे बोले हैं आउटसाइड दी एजॉन तो बोले हैं पोटेशियम आयन कम होना। अरे भैया, जाहिर सी बात है, जब कोई भी अंदर जाता रहेगा तो बाहर कम रहेगा। चीज़ समझो, अंदर पोटेशियम ज़्यादा है तो सोडियम और नेगेटिव चार्ज कम हो जाओ। वहीं पे बाहर की बात करें, सोडियम और नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो जाए तो पोटेशियम कम हो जाए। सीधी बात, बाहर सोडियम
पोटेशियम आयन नेगेटिव चार्ज प्रोटीन ज़्यादा तो पोटेशियम आयन कम, और अंदर पोटेशियम आयन ज़्यादा तो नेगेटिव चार्ज और सोडियम आयन कम हो जाएंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ जाए। तो लिखा है आउटर साइड में पोटेशियम आयन कम हो जाएगा, हाई कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम आयन हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जर्मिनेट होगा और आयनिक ग्रेडियंट होगा। दो बात समझो, क्या बनाएगा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, आयनिक ग्रेडियंट नहीं बनाता। सब लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि भैया अगर उसमें डाल दिया प्रेशर ग्रेडियंट, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, आयनिक ग्रेडियंट, ये बात समझ लो कैसा ग्रेडियंट बनाता है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बनाता है। क्या बनाता है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बनाता है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बनाता है। कौन सा ग्रेडियंट बनाता है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बनाता है। और देयर आयनिक ग्रेडियंट अक्रॉस द रेस्टिंग मेम्ब्रेन आर मेंटेन, आयनिक ग्रेडियंट मतलब आयन की बात कर रहा, तो आयनिक मेम्ब्रेन आर दी मेंटेन बाय द एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ आयन। तो तुम्हें मालूम हो जाए एक तुम जानते हो ट्रिक, नोटिया 321, नोटिया 321, NOKIA, नोटिया 1 2 3 बात कर दिया है। NOKIA, नोटिया, ये होता है सोडियम आयन, ये होता है पोटेशियम आयन, और ये होता है ATP। ठीक है, तो सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, सीधे जानो, सीधे बात समझो कि सोडियम आयन हमेशा 3 निकलेंगे, पोटेशियम आयन 2 निकलेगा और ATP हमेशा 1 यूज होगा। क्या मैंने बोला 3, हमेशा 3 सोडियम, हट यार, हाँ 3 सोडियम बाहर जाएंगे, 3 सोडियम बाहर जाएंगे, मतलब सोडियम आउटसाइड, 2 पोटेशियम अंदर आएंगे, मतलब के मतलब पोटेशियम अंदर आना, ए मतलब ATP यूज होना, N मतलब सोडियम, O मतलब आउटसाइड, K मतलब पोटेशियम, I मतलब इनसाइड, A मतलब ATP, मतलब सोडियम बाहर जाएगा पोटेशियम अंदर आएगा, सोडियम बाहर जाएगा पोटेशियम अंदर आएगा, और A मतलब ATP यूज होगा। अब देखो 3 2 1, या तुम सीधे से याद रखो 1 2 3। अभी तो मैं यहाँ पे 3 2 1 ही लिखूंगा, लेकिन जैसा भी तुम्हें याद करना हो, जैसा भी याद करना। सोडियम 3 बाहर जाएंगे, पोटेशियम 2 अंदर आएंगे, और 8 ATP यूज होगा, 3 सोडियम बाहर जाएंगे, 3 सोडियम बाहर जाएंगे, 3 सोडियम बाहर जाएंगे, 3 सोडियम बाहर जाएंगे, 2 पोटेशियम अंदर आएंगे, 2 पोटेशियम अंदर आएंगे, 2 पोटेशियम अंदर आएंगे, और 8 ATP यूज होगा। अब आओ, तुम्हें आ रही होगी एकदम बढ़िया से फील। तो लिखा क्या है, बोला है कि ये सारी बात ठीक है। बोले हैं आउटसाइड दी एक्सॉन लो कंसंट्रेशन ऑफ, हमने ये पढ़ लिया था। ठीक है, बोले हैं कि आयनिक ग्रेडियंट अक्रॉस द रेस्टिंग मेम्ब्रेन आर मेंटेन बाय द एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ आयन सोडियम पोटेशियम पंप। एक्टिव ट्रांसपोर्ट कौन करता है, सोडियम पोटेशियम पंप करता है, जो कि क्या ले जाता है, जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट करता क्या है, 3 सोडियम तो बाहर फेंक देता है और 2 पोटेशियम तो अंदर फेंक देता है, और 8 ATP यूज कर लेता है। ठीक है भाई, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमेशा ATP यूज होता है, पंप मतलब एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट हमेशा ATP यूज करता है। बोले आउटर सरफेस की बात कर दी जाए तो तुम्हें मालूम हो गया है, रेस्टिंग स्टेज में आउटर सरफेस पॉजिटिव चार्ज होता है और इनर सरफेस नेगेटिव चार्ज होता है। देख लो आउटर सरफेस तुमने अभी पढ़ा कि आउटर जो है ये पॉजिटिव होगा और इनर नेगेटिव होगा। बताओ इतनी लाइन में तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम है, मुझे तो नहीं लगता तुम्हें इतना बढ़िया क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं। अभी ये तुम्हें इतना बढ़िया समझ में आएगा, बता रहा हूँ अच्छे से समझ में आएगा एकदम। अब पहले मैं तुम्हें यहाँ पे ले जा रहा हूँ, ये होता है सोडियम। जब कभी भी मुझे मान लो लेट सपोज मैंने अपने हाथ पे चिमटी काटने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे इम्पल्स जनरेट हुआ। उसी तरीके से मैं कहना चाहता हूँ, जब कभी भी इम्पल्स आता है तो यहाँ पे जो बाहर पॉजिटिव थे, जो यहाँ पे बाहर पॉजिटिव थे, अभी तुमने इससे पहले रेस्टिंग स्टेज में देखा तो आउटर सरफेस जो था वो आउटर सरफेस की बात कर दी जाए तो ये पॉजिटिव थे और इनर सरफेस नेगेटिव है। लेकिन उसी वक्त जब कभी भी स्टिमुलस आया तो सोडियम आयन बहुत तेजी, सोडियम आयन आने का मतलब मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ, पूरी बात सुनो। देखो यहाँ पे क्या होता है, जब कोई स्टिमुलस आता है तो ये पोलैरिटी चेंज हो जाता है, मतलब जहाँ पे पॉजिटिव था वहाँ पे नेगेटिव हो जाए और जहाँ पे नेगेटिव था वहीं पे पॉजिटिव आ जाए। लेकिन ये इतनी ही दूर हुआ। अच्छा मैं अभी चिमटी काटा हूँ तो पहले मुझे यहाँ से असर होना शुरू हो जाएगा कि यहाँ पे तुरंत पहुँच जाएगा, नहीं, ये पहले यहाँ से जाएगा, यहाँ से होते पहुँचेगा वहाँ पे, मतलब
ये इतनी दूर, पहले इतनी दूर इम्पल्स पहुंचा, फिर इतनी दूर, फिर इतनी दूर, फिर इतनी दूर, फिर इतनी दूर, फिर उसके बाद हमारे ब्रेन में पहुंचेगा। मतलब मेरे कहने का मतलब यहाँ पे इम्पल्स, यहाँ पे पोलैरिटी चेंज हुआ, लेकिन थोड़ी देर जैसे ये थोड़ी देर बाद जैसे ये इम्पल्स अब आगे बढ़ गया तो पीछे वाली पोलैरिटी अपने आप समान हो जाएगा, मतलब बाहर वाला पॉजिटिव होगा। अभी तुम्हें सब समझ में आएगा, सब्र करो। देखो मैंने बोला कि जब कभी भी इम्पल्स आया तो सोडियम आयन तुरंत इन्फ्लक्स होने लगे। इन्फ्लक्स होने का मतलब अंदर आने लगेंगे, इधर से सोडियम आयन अंदर आने लगेंगे, इधर से सोडियम आयन अंदर की तरफ आने लगेंगे, अंदर की तरफ सोडियम आयन आने लगेंगे, और यहाँ पे पोलैरिटी चेंज हो जाएगी। जहाँ पे पॉजिटिव था वहाँ पे नेगेटिव। देखो मैं तुम्हें बताऊँ, यहाँ पे एक समय था पॉजिटिव थे, यहाँ पे एक समय था पॉजिटिव थे, और यहाँ एक समय था नेगेटिव था। लेकिन जब कभी भी स्टिमुलस आया तो यहाँ पे पोलैरिटी चेंज हो जाए, जहाँ पे पॉजिटिव था वहाँ पे नेगेटिव हो जाए, और जहाँ पे नेगेटिव था वहाँ पे पॉजिटिव हो जाए। आई होप तुम लोग को ये बात समझ में आ रही होगी। अब देखो दो चीज़ समझो, इसे हम बोलते हैं साइड ए और इसे हम बोलते हैं साइड बी। एनसीईआरटी की ही लाइन मैं उसके अलावा नहीं समझा रहा हूँ, एनसीईआरटी की ही लाइन मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। अब बोले सोडियम आयन अंदर आ रहे हैं, अंदर आ रहे हैं, अंदर आ रहे हैं, अंदर आ रहे हैं सोडियम आयन, तो उसकी वजह से एक करंट डेवलप करेगा। आउटर साइड पे बात कर दिया, देखो ये होता है साइड बी, जहाँ पे साइड बी मतलब यहाँ पे पोलैरिटी चेंज नहीं हुआ, यहाँ पे पोलैरिटी चेंज नहीं हुआ। अरे बोल, यहाँ पे पहले भी पोलैरिटी वैसे था और अभी भी पोलैरिटी वैसे है, अभी भी वैसे ही पोलैरिटी है। देख भाई इतनी दूर की पोलैरिटी चेंज हुआ, तुम बताओ, तुम देखो अपने आंखों से इतनी दूर की पोलैरिटी चेंज हुआ नहीं, और इतनी दूर की पोलैरिटी चेंज हो रही, इतनी दूर की पोलैरिटी चेंज हो रही, तो इसे हम साइड ए बोलते हैं और इसे हम बोलते हैं साइड बी। हमेशा देखो आउटर सरफेस की बात कर दी जाए, जब बाहरी वाला सरफेस इसे हम बोलते हैं, बाहरी वाले सरफेस की बात कर दी जाए तो इस वाले सरफेस तो बाहरी वाला सरफेस बोलते हैं, ठीक है। तो बोले आउटर सरफेस पे साइड बी से साइड ए की तरफ, साइड बी से मतलब ये वाला साइड बी होता है, ये वाला साइड ए होता है, हमेशा करंट फ्लो होता है साइड बी से साइड ए की तरफ। मैंने क्या बोला कि हमेशा करंट फ्लो होता है साइड बी से साइड ए की तरफ, हमेशा आउटर सरफेस पे साइड बी से साइड ए की तरफ करंट फ्लो होता है। और वहीं पे इनर की बात कर दी जाए तो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव मतलब साइड ए से और साइड बी की तरफ मूव करता है। मेरे कहने का मतलब ये है भैया, सीधी सी बात, तुम यहाँ पे ये फील करना भैया कि ये जो होता है हमेशा करंट मूव करता है पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो साइड बी पे इस समय पॉजिटिव चार्ज है और साइड ए पे नेगेटिव चार्ज है कि नहीं? तुम बताओ यार, तुम देखो कि साइड बी पे पॉजिटिव चार्ज है और साइड ए पे नेगेटिव चार्ज है कि नहीं? हाँ है। तो करंट कहाँ से मूव करेगा? साइड बी से साइड ए की तरफ मूव करेगा, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है, मतलब साइड ए वाले पे, और साइड बी पे नेगेटिव चार्ज है। तो करंट मूव कहाँ करेगा? तो इनवर्ड साइड ए से साइड बी की तरफ मूव करेगा। अरे बोल, तुम्हें समझ में आया कि नहीं? मुझे लगता है इससे बढ़िया तुम्हें अभी तक समझ में नहीं आया होगा। अब आओ एनसीईआरटी की लाइनें पढ़ते हैं। बोले भैया ये सारी चीज पढ़ लिए, क्या था? इनर सरफेस पे नेगेटिव चार्ज, तुम्हें मालूम होगा कि आउटर सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज था और इनर सरफेस पे नेगेटिव चार्ज था रेस्ट्रिक्टेबल। लिखा क्या है? इनर सरफेस पे नेगेटिव चार्ज था तब जब रेस्टिन में था, जब हमारा रेस्टिन में था। तो देयरफॉर पोलराइज स्टेट, मतलब पोलराइज मतलब चार्ज आना, इससे हम बोलते हैं पोलराइज स्टेट, ठीक है। तो ये तब था, ये रेस्टिंग पोटेंशियल पे ये सारी बात मैं बता दे रहा हूँ, ये सारी बात बता दे रहा हूँ रेस्टिंग पोटेंशियल पे। अब इसके बाद जो पढ़ना बहुत मजा आ जाए, यू माइट बी क्यूरियोसिस, तुम्हारे अंदर बहुत उबाल मच रही होती, कैसे रेडियन जनरेट होता है, कैसे हमारे इम्पल्स आते हैं। बोले मुझे मालूम है, एनसीईआरटी बोलता है मुझे मालूम है, यू माइट टू क्यूरियोसिस टू नो, तुम्हें जानने की बहुत आश्चर्य हो रहा होगा कि किस तरीके से हमारे इम्पल्स जनरेट होते हैं। बोले मैकेनिज्म ऑफ जनरेशन ऑफ नर्व इम्पल्स एंड इट कंडक्शन अलोन टू एंड एजॉन में किस तरीके से इम्पल्स कंडक्ट होते हैं, किस तरीके से इम्पल्स एक दूसरे की तरफ जाते हैं। बोले व्हेन स्टिमुलस, जब कभी भी स्टिमुलस कहीं पे मतलब अप्लाइड आ साइड, यहाँ पे स्टिमुलस जब मैंने चिमटी काटा तो यहाँ पे एक इम्पल्स जनरेट हुआ। बोला व्हेन स्टिमुलस अप्लाइड किया गया वहाँ पे साइड पे, तो वहाँ पे बोले उस पॉइंट ए, बोले हैं कि अगर तुम फिगर देखोगे तो पॉइंट अभी हम तुम्हें समझाओगे इसका मतलब क्या होगा। बोले हैं जब कभी भी स्टिमुलस साइड पे अप्लाई करोगे तो वहाँ पे पोलराइज मेम्ब्रेन, जो बाहर पॉजिटिव था अंदर नेगेटिव था, वो चेंज हो जाएगा। बोले हैं पोलराइज मेम्ब्रेन ऑफ अ साइट ए का मतलब तुम्हें समझ में आ जाए, साइट ए का मतलब क्या, हाँ मैं बता रहा हूँ अब तुम्हें समझ में आ जाए साइट ए का मतलब क्या बोल रहे हैं। साइट ए पे जहाँ साइट ए पे साइन चेंज हो जाता, चार्ज का साइन चेंज हो जाता, तो बिकम
freely permeable to sodium ion. This lead to rapid inflation of sodium ion. और वहाँ पे साइन चेंज हो जा मतलब पोलैरिटी उसका चेंज हो जा। देखो हम बहुत प्यार से समझाना चाहता हूँ कि ये बोल क्या रहा है। देखो सीधी सी बात बोल रहा है कि भैया जब हमने चिमटी यहाँ पे काटा तो यहाँ की पोलैरिटी चेंज हो रही होगी और पोलैरिटी चेंज हो जाएगा तो इसकी वजह से सोडियम आयन अंदर की तरफ, सोडियम आयन बाहर की तरफ जाता थे कि नहीं? हाँ थे। तो सोडियम इन्फ्लक्स करेंगे, अंदर की तरफ आने लगेंगे। बोले सोडियम का इन्फ्लक्स हो जाता है, रिपीट बहुत तेजी से सोडियम आयन अंदर की तरफ आने लगेंगे क्योंकि पोलैरिटी चेंज हो जाती है। जहाँ पे स्टिमुलस होता है वहाँ पे पोलैरिटी चेंज हो जाती है। जहाँ पे स्टिमुलस पड़ता है वहाँ पे बाहर वाला आउटर मेम्ब्रेन पॉजिटिव था, तो वहाँ पे जब स्टिमुलस पड़ा तो आउटर मेम्ब्रेन नेगेटिव हो गया और इनर मेम्ब्रेन जो कि नेगेटिव था रेस्टिंग स्टेज में, अब वो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अब तुम्हें समझ में आ गया। बोले हैं अब तुम्हें साइड पॉइंट ए लिखा है ना, यहीं पे पॉइंट ए लिखा है ना, अब तुम्हें समझाता हूँ और एनसीईआरटी की जाए। पॉइंट ए का मतलब ये बोले हैं पॉइंट ए पे तुम देखो, पॉइंट ए पे देखो तो जब यहाँ पे बोले जब रेस्टिंग स्टेज में बात करती जाए, जब रेस्टिंग स्टेज में था तो आउटर सरफेस क्या है, देखो तुम देखो यहाँ पे इतना छोड़ो, ये पॉइंट ए है, इतना दूर तुम समझो ये पॉइंट ए है। ठीक है, इतने दूर तो तुम समझो पॉइंट ए है, समझ गए? हाँ, बोले यहाँ तुम देखोगे तो यहाँ पे चार्ज बाहर पे पॉजिटिव है और यहाँ पे अंदर की बात कर दी है तो यहाँ पे चार्ज नेगेटिव है। अरे देख भाई, आउटर सरफेस पे पॉजिटिव है कि इनर सरफेस पे नेगेटिव है? अरे बोल भाई, आउटर पे पॉजिटिव है, इनर पे नेगेटिव है, ये बात समझ में आ रही? हाँ सर, ये बात समझ में आ रही। बोले जब ये चीज़ समझ रहे तो अब तुम समझो यहाँ पे जब इम्पल्स आया हो जाए, यहाँ पे जब इम्पल्स आया हो जाए, बोले जब यहाँ पे इम्पल्स आया हो जा, यहाँ पे जब कभी भी इम्पल्स आया हो जा तो यहाँ पे क्या हुआ था, इम्पल्स आया तो यहाँ पे पोलैरिटी साइन चेंज हो जाते, तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाए। साइन चेंज होने का मतलब क्या हो गया, साइन चेंज होने का मतलब क्या हो जाए, यहाँ पे पॉजिटिव था आउटर सरफेस पे, लेकिन अब क्या हो जाए नेगेटिव सरफेस, नेगेटिव हो जाए नेगेटिव। और अंदर देख लो यहाँ पे सारे नेगेटिव भरे पड़े थे, सारे तुम देखो यहाँ पे अंदर वाले सरफेस पे नेगेटिव चार्ज भरे हुए होते हैं, लेकिन जब स्टिमुलस आया तो यहाँ पे चार्ज पॉजिटिव हो गया। ये चीज़ तुम्हें फील हो रही है कि नहीं? हाँ सर, ये तो हो रही है, ये तो हो रही है। मतलब स्टिमुलस जब आएगा तो जहाँ पे पोलैरिटी हो जाए वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो बाहर वाला नेगेटिव चार्ज, अंदर वाला पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और हमेशा करंट मूव करता है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि करंट इस तरीके से, मतलब इस तरीके से मूव करेगा और यहाँ पे इस तरीके से मूव करने लगेगा और यहाँ पे इम्पल्स आगे बढ़ने लगेंगे। ठीक है, अब आगे वाला फीडर देखो, इसे साइट ए बोले रहा है और इसे साइट बी बोला गया, मतलब इतने वाले तो बोले रहे हैं साइट बी और इतने वाले तो बोले रहे हैं साइट ए। ठीक है, बोले हैं कि यहाँ पे सोडियम आयन इन्फ्लक्स होने लगेंगे, ये बात ध्यान दो, सोडियम आयन इन्फ्लक्स होने लगेंगे। अब आओ दूसरा चीज देता हूँ, दूसरा फीडर ये दिखा रहा है कि भैया इतने चीज साइट बी यहाँ पे देखो, साइट बी इसे बोला गया है, इसे साइट बी बोला गया है, इसे साइट बी बोला गया है और इसे बोला गया साइट ए। ठीक है, इसे बोला गया साइट ए। ठीक है, इसे बोला गया साइट ए। बोले हैं जब इम्पल्स कंडक्ट हुआ तो यहाँ पे करंट जो हुआ ये साइट बी से ए की तरफ मूव करेगा और यहाँ पे अंदर में साइट ए से साइट बी की तरफ मूव करेगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं तुम्हें जैसा बताया हूँ वैसा समझो कि देखो इसे साइट बी बोले जाए, इसे एनसीईआरटी ने बोला कि ये साइट ए है। पहले इस वाले इतने तो समझो, इसे बोला जाए साइट ए, इसे इतने तो बोला जाए साइट ए। ठीक है, और इतने तो बोला जाए साइट बी। ठीक है, साइट भी बोला जाए। ये बात, दो बात समझ में आ रही? हाँ, ये बात तो समझ में आ रही। अब बोल रहे हैं यहाँ पे साइन तुम देखो, यहाँ पे आउटर मेम्ब्रेन पे साइन देखो, यहाँ पे आउटर मेम्ब्रेन पे नेगेटिव साइन होता है। देखो यहाँ पे आउटर सरफेस की बात कर दिया है तो नेगेटिव साइन होता है और यहाँ पे आउटर मेम्ब्रेन पे पॉजिटिव साइन होता है, आउटर मेम्ब्रेन पे पॉजिटिव साइन होता है। ये दो चीज़ समझ में आया। यहाँ पे आउटर सरफेस पे नेगेटिव चार्ज है, आउटर बाहर वाले सरफेस पे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे बात कर दिया है तो पॉजिटिव चार्ज है। ये चीज़ दो चीज़ दिखा कि नहीं? और हमेशा करंट मूव करता है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, मतलब ये तो इस तरीके से मूव करेगा। और यही पे जब इनर सरफेस की बात करें, जब तुम अंदर वाले सरफेस पे आओ तो अंदर वाले सरफेस पे क्या चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। यहाँ पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे चार्ज कैसा है, पॉजिटिव। हमेशा करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव करता है, तो यहाँ से करंट कुछ इस तरीके से मूव करेगा, यहाँ से करंट कुछ इस तरीके से मूव करेगा, इस तरीके से मूव करेगा। आई होप तुम लोग तो ये करंट वाला मैकेनिज्म बढ़िया से समझ में आ गया होगा, एनसीईआरटी की लाइन एकदम बढ़िया से। अभी तक तुमने वो चीज़, वो फिगर तुमने नहीं समझा होगा, लेकिन आज के बाद तुम भूलोगे भी नहीं। ठीक है, बोल रहे हैं कि रैपिड इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम आयन एंड पोलैरिटी रिवर्सिबल हो जाती है, ये बात तो ठीक है। अब हटो गले का जो
ठीक है। फिर उसके बाद बोला है कि भैया पोलरिटी नेगेटिव हो जाता है, ये सारी बात ठीक है। इनर साइड ऑफ पॉजिटिवली चार्ज बोला है, इनर साइड पॉजिटिव चार्ज जो था जो ठीक है, आउटर सरफेस पे नेगेटिव चार्ज हो रहा है और इनर सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज हो जाए। जब भैया कोई भी स्टिमुलस आया तो इनर सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज, आउटर सरफेस कैसा हो जाए, नेगेटिव चार्ज हो गया है। ठीक है, अब एक कंडीशन तो बोलते हैं डीपोलराइज, इसे हम कंडीशन तो बोलते हैं डीपोलराइज। ठीक है, अब बोल रहे हैं कि जब एक्शन पोटेंशियल जनरेट रहेगा साइड ए से साइड बी की तरफ, बोल रहे हैं इसे बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, जब कभी भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एट द साइट ए, इसे बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल। तुम कुछ मत समझो, उसी तो बोलते हैं सीधे नर्व इम्पल्स। नर्व इम्पल्स मतलब इम्पल्स का आगे बढ़ना तो ही बोलते हैं नर्व इम्पल्स। बोले एट द साइड ऑफ ए हेड डी एजॉन, बोले डी एजॉन, बोले इस साइड एट साइड इमीडिएटली हेड ऑफ एजॉन। अब यहाँ से पढ़ना, अब रुक जाओ, अब थोड़ी मैं तुम्हें बहुत आराम से पढ़ूंगा, यहाँ से इंपॉर्टेंट लाइन देखो। बोले एट द साइड इन इमीडिएटली ए हेड डी एजॉन। साइड बी कहाँ पे था, साइड बी आए था कि दाएं था सर, साइड बी बाद वाला पार्ट था। तो बोले साइड बी पे कैसा चार्ज था, बाहर वाली मेम्ब्रेन पे पॉजिटिव चार्ज था आउटर सरफेस पे, और वहीं पे नेगेटिव चार्ज था इनर सरफेस में। मेरे कहने का मतलब साइड बी, अब देखो इसी लाइन तो इतना पढ़ लो, फिर मैं तुम्हें फोटो मेरे लाइन करवाता हूँ। देखा है साइड बी पे पॉजिटिव चार्ज आउटर मेम्ब्रेन पे था, नेगेटिव चार्ज इनर मेम्ब्रेन पे। आओ 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 जल्दी आओ, अभी भूलना नहीं, अभी भूलना नहीं तुरंत, आओ इधर। बोले साइड बी पे आओ, साइड बी, हट भाई बहुत बोले साइड बी पे आओ, साइड बी पे आ गए। बोले पॉजिटिव चार्ज आउटर मेम्ब्रेन पे है और नेगेटिव चार्ज इनर मेम्ब्रेन पे है। अरे बोल भाई समझ में आया कि नहीं, हाँ यार ये बात तो समझ में आ गया। ठीक है, अब रुको बोले हैं कि ये बात समझ में आया आउटर मेम्ब्रेन। बोले एजा रिजल्ट करंट फ्लो ऑन द इनर सरफेस फ्रॉम साइड ए से साइड बी। बोले जब अंदर वाले सरफेस की बात कर दिया, इनर सरफेस पे बात कर दिया, तो करंट फ्लो करेगा साइड ए से साइड बी की तरफ, साइड ए से साइड बी की तरफ मूव करेगा। आओ मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ, इनर सरफेस पे साइड ए से साइड बी की तरफ मूव करेगा। देख भैया इनर सरफेस, अभी मैं आउटर सरफेस की बात ही नहीं करूँगा, मैं इनर सरफेस की बात कर दिया तो मैं लाइन बना ले रहा हूँ यहाँ पे, इस सरफेस की बात कर रहा हूँ। तो बोले इनर सरफेस में साइड ए, इसे पूरे साइड को ए माना जाता और इस साइड को बी माना जाता कि नहीं। बोले इनर सरफेस में करंट फ्लो होता है साइड ए से साइड बी की तरफ। अरे बोल भाई साइड ए से साइड बी की तरफ, और वहीं पे आउटर सरफेस यहीं पे बता रहा हूँ, आउटर सरफेस पे साइड बी से साइड ए की तरफ मूव करता मिलेगा। अब आओ बोले इनर सरफेस में बात कर दिया तो साइड ए से साइड बी की तरफ करंट मूव करता हुआ मिलेगा। इनर सरफेस में साइड ए से साइड बी की तरफ मूव करता हुआ मिलेगा, और वहीं पे आउटर सरफेस पे बात कर दी जाए तो यहाँ पे इम्पल्स जो होगा साइड बी से साइड ए की तरफ जाता हुआ मिलेगा। इसकी वजह पूरा करंट फ्लो होने लगेगा, सर्किट पूरा हो जाएगा, और यहाँ पे साइड हो जाएगा रिवर्स, यहाँ पे जो चैनल हो जाएगा बाद में जब इम्पल्स आगे बढ़ जाएगा तो फिर वो अपने नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा। नॉर्मल कंडीशन का मतलब क्या होता है, जब इम्पल्स आगे बढ़ जाएगा तो जो पीछे वाला चार्ज चेंज हुआ था ये दोबारा अपने चार्ज को मेंटेन कर लेगा। अपने चार्ज को मेंटेन करने का मतलब बाहर पे पॉजिटिव चार्ज और इनर पे नेगेटिव चार्ज दोबारा आ जाएगा। इसे तो हम बोलेंगे रिपोलराइजेशन। और थर्स एक्शन पोटेंशियल वैल्यू जनरेटेड एट द साइड बी, दी इम्पल्स फ्रॉम दी जनरेटेड साइड ए राइट साइड बी, और इसी वजह से इम्पल्स साइड ए से साइड बी की तरफ पहुंच जाता है, और यही बार बार होता है, यही बार बार इम्पल्स इसी तरीके से जनरेट होते जहाँ ज़रूरत होता है, जहाँ पे जाना होता है वहाँ पे पहुँच जाता है। ठीक है, बोले अलॉन्ग द लेंथ ऑफ एजॉन के लेंथ पे जहाँ पे भी जाना रहता है कुल मिला के वहीं पे इम्पल्स कंडक्ट हो जाता है, और इसकी वजह से स्टिमुलस इंड्यूस हो जाते हैं परमेबिलिटी। सोडियम आयन एक्सट्रीमली सॉल्ट होता है, सॉल्ट लिप्ड होता है अंदर,
ठीक है। तो यहाँ पे सोडियम पोटेशियम पंप काम करता है, जिसकी वजह से पोटेशियम आयन तो जो बाहर होते हैं उन्हें अंदर ले आ देता है, और जो सोडियम आयन होता है उसे जो अंदर ज़्यादा हो जाता है सोडियम आयन उसे बाहर फेंक देता है। देखे थे जब स्टिमुलस आया था सोडियम का इन्फ्लक्स हुआ, सोडियम का इन्फ्लक्स होता है, लेकिन मेनली तुम रेस्टिंग स्टेज में तुमने क्या पढ़ा, सोडियम आयन बाहर ज़्यादा होते हैं। तो अब यहाँ पे सोडियम पोटेशियम पंप बोल रहे हैं, यहाँ पे सोडियम पोटेशियम पंप रिस्टोर करवा देते हैं। रिस्टोर करवाने का मतलब क्या हुआ कि सोडियम आयन को बाहर फेंक देते हैं और पोटेशियम आयन को अंदर फेंक देते हैं। जैसे कि तुम्हें मालूम है 3 सोडियम आयन बाहर तो फेंकता है, 2 पोटेशियम आयन अंदर तो फेंक देता है। तो ये सोडियम पोटेशियम पंप ही करता है। बाद में इनके ये सोडियम पोटेशियम तो मेंटेन कर देता और इसकी वजह फिर इम्पल्स अपने रेस्टिंग स्टेज में आ जाते हैं। ठीक है, 1 सेकेंड, क्या हो गया, आ जाते हैं। आई होप तुम लोग तो ये बात समझ में आ गई होगी। अब हमारा जल्दी से कितना टाइम हो गया, 54 मिनट। अरे यार अभी 10 मिनट में ये खत्म करेंगे, फिर उसके बाद 10 मिनट में मतलब 1 आवर्स 10 मिनट में खत्म हो जाएगा ये चैप्टर, बढ़िया सा अपने लोग का। बोले दी नर्व, अब नर्व लास्ट में पहुंच जाए। नर्व कहाँ पहुंच जाए, ट्रांसमिट पहुंच जा फ्रॉम वन न्यूरॉन टू एनदर। बोले हैं कि अब तो भैया एजॉन से होते 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 एजॉन के लास्ट टर्मिनल पे पहुंच गया। अब ये एजॉन एक से दूसरे पे मतलब तुल मिलाते ये एजॉन यहाँ पे खत्म हो रहा है, ये एजॉन लास्ट में यहाँ पे कवर हो रहा है। अब बोले इस एजॉन और दूसरे वाले एजॉन पे किस तरीके से इम्पल्स को पहुंचाना है। बोले कि ये पूरा एजॉन था, एजॉन से होते 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 इम्पल्स लास्ट में आया। अब लास्ट में सिनेप्टिक नॉब होता है, यहीं पे सिनेप्टिक नॉब लास्ट में टर्मिनल होता है ना। ये एजॉन है, एजॉन का लास्ट पार्ट जिसे टर्मिनल ब्रांच बोलते हैं, और यही टर्मिनल ब्रांच से सिनेप्टिक नॉब ऐसे जुड़ा होता है। अब बोले इस इम्पल्स जो यहाँ पे होते हुए यहाँ से होते हुए यहाँ पे इम्पल्स आया है, अब इस इम्पल्स को इस पे ले आना है, इस वाले हाथ पे ले आना है। अब ये कैसे होगा इस तो हम देखते हैं इस वाले टॉपिक पे। बोल रहे हैं कि अब इम्पल्स लास्ट में ट्रांसमिट होते अब एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पे पहुंचाना है। अब क्या होगा तुम्हें समझ में आएगा। ठीक है, अब सीधी सी बात मैं तुम्हें यही बोलूँगा, ए यार क्या प्रॉब्लम है, तो सॉरी बच्चों, थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है ना बीच बीच में। चलो, थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, वो मैंने सब मैनेज कर दिया, उसे समझा दिया, परेशान मत करना। ठीक है, इतना हौसला बुलंद है कि अभी परेशानी भी आएगी तो मैं निपटारा करूँगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं अपने को। ठीक है, ठीक है। बोले अब नर्व इम्पल्स की बात करिए है तो ये एक न्यूरॉन से अब दूसरे न्यूरॉन पे ये इम्पल्स पहुंचाना है, मतलब ये इम्पल्स अब दूसरे न्यूरॉन पे पहुंचाना है। अब देखो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि ये एक एजॉन का लास्ट टर्मिनल है जिसे हम बोलते हैं सिनेप्टिक नॉब। ये है सिनेप्टिक नॉब, ये होता है डोल वाला स्ट्रक्चर जिसे हम बोलते हैं सिनेप्टिक नॉब। अब इसी सिनेप्टिक नॉब के अंदर यहाँ पे हमारे छोटे छोटे सिनेप्टिक वेसाइकल पाए जाते हैं, सिनेप्टिक वेसाइकल पाए जाते हैं। अब मैं तुम्हें अच्छे से रियलाइज करवाता हूँ। देखो पहली चीज, ये जो होता है हमारा लास्ट टर्मिनल है, टर्मिनल एजॉन का टर्मिनल हो गया। अब एजॉन का टर्मिनल ये जो वाला पार्ट है इसे हम बोलते हैं सिनेप्टिक नॉब। ठीक है, ये डोल स्ट्रक्चर होता है। अब ये दूसरा मेरा सिनेप्टिक नॉब है, मतलब ये वाले एजॉन का दूसरे एजॉन का ये सिनेप्टिक नॉब है। ठीक है, अब इम्पल्स पहुंचाना इस वाले से इस वाले की तरफ, इस वाले से मतलब यहाँ का इम्पल्स यहाँ पे इस वाले सिनेप्टिक नॉब में पहुंचाना, इस वाले इम्पल्स का इस वाले में पहुंचाना है। ठीक है, ये बात समझ में। अब बोले इन दोनों इम्पल्स के बीच में गड्ढे हैं, देखो गड्ढे होने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे देखो थोड़ा ना कहीं दो हाथों के बीच में स्पेस है। हाँ सर, स्पेस तो देख रहा थोड़ा मोड़ा, तो इसी तो बोलते हैं गड्ढा। गड्ढा मतलब क्लेफ्ट सिनेप्टिक गैप है, इसी को बोलते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट। तो बोल रहे हैं अच्छा इससे इसमें न्यूरॉन है, इसमें पहुंचाना है तो इसे हम बोलते हैं प्री सिनेप्टिक, और इसमें पहुंचाना है पोस्ट सिनेप्टिक। सबसे पहले इम्पल्स होते हुए इस वाले नॉब पे आएगा, प्री सिनेप्टिक नॉब पे आएगा, फिर उसके बाद ये पोस्ट सिनेप्टिक नॉब पे पहुंचेगा इम्पल्स। ठीक है, ये बात समझ आ रहा है। प्री सिनेप्टिक नॉड, सिनेप्टिक पोस्ट सिनेप्टिक नॉड, इसके बीच में जो गैप होता है इसे बोलते हैं सिनेप्टिक लेफ्ट। ये बात समझ में आ रही है, ये प्री सिनेप्टिक, ये पोस्ट सिनेप्टिक, और इसके बीच में जो गैप है इसे बोलते हैं सिनेप्टिक लेफ्ट। आओ अब बोले हैं, अब भैया आओ मजा आएगा तुम्हें और अच्छे से। हटो, बोले हैं
इन्हीं जंक्शन को बोलते हैं सिनेप्स, ठीक है। बोले सिनेप्स इज फॉर्म मेम्ब्रेन प्री सिनेप्टिक जंक्शन, जिसे हम इसे बोलते हैं, एंड अ पोस्ट सिनेप्टिक जंक्शन। बोले सिनेप्स इसी दो बीच के जंक्शन को हम बोलते हैं सिनेप्स। सिनेप्स इज फॉर्म बाय द मेम्ब्रेन ऑफ द प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन एंड पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन, मे और मे नॉट सेपरेट, शायद हो भी सकते हैं और शायद नहीं भी हो सकते हैं। जैसे बात करिए, अगर ये दोनों नॉब अगर चिपके रहे तो न्यूरॉन तुरंत आते सट से निकल जाएगा। मैंने क्या बोला, जब ये दोनों आपस में चिपके हुए हैं, ये दोनों अब चिपके हुए हैं, यहाँ पे दोनों नॉब चिपके हुए हैं, तो यहाँ पे क्या इम्पल्स तो तोड़ने की आवश्यकता है, नहीं तोड़ेगा, ये तो तुरंत निकल जाएगा सीधे होते हुए जो क्या नाम है इम्पल्स होगा वो सीधे सीधे निकल जाएगा। लेकिन जब यहाँ पे गैप हो जाएगा तब ये इम्पल्स तो जाने के लिए थोड़ी दिक्कत होगी। तो बोल रहे हैं या तो ये या तो ये या तो ये इनके पास गैप हो जाए या तो नहीं हो जाए, और इसी गैप को बोलते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट। अरे ये बात समझ में आ रही, देयर आर दी टू टाइप ऑफ सिनेप्स, या तो इलेक्ट्रिकल सिनेप्स हो जाए या तो केमिकल सिनेप्स हो जाए। इलेक्ट्रिकल सिनेप्स की बात करिए तो प्री एंड पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन आर वेरी क्लोज। बोले इलेक्ट्रिकल जब सिनेप्स हो जाते तो ये दोनों आपस में बहुत क्लोज हो जाए, ये दोनों आपस में बहुत क्लोज हो जाए और इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर जाएगा डायरेक्टली मतलब इसमें कूदने और तादने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये डायरेक्ट सीधे निकल जाएगा फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन, ठीक है। ये इलेक्ट्रिकल की बात कर रहे हैं। लेकिन वहीं पे बात करता है ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स अक्रॉस द इलेक्ट्रिकल सिनेप्स इज वेरी सिमिलर टू इम्पल्स कंडक्शन अलोंग अ सिंगल एक्सॉन। बोले इसी वजह से इलेक्ट्रिकल सिनेप्स में बहुत आसानी से इम्पल्स कंडक्ट हो जाते हैं। बोले इम्पल्स ट्रांसमिशन अक्रॉस इलेक्ट्रिकल सिनेप्स इज ऑलवेज फास्टर, इसी वजह से इलेक्ट्रिकल सिनेप्स बहुत ज़्यादा फास्टर होता है, बहुत तेज़ी से आके निकल जाता है, ठीक है। और जो कि केमिकल सिनेप्स की बात करी जाए तो यहाँ पे कूदना पड़ता है, इसकी वजह से इसकी एक्टिविटी बहुत धीमी होती है। मतलब केमिकल सिनेप्स और इलेक्ट्रिकल सिनेप्स की बात करी जाए तो सबसे तेज इलेक्ट्रिकल सिनेप्स होते हैं, और हमारी बॉडी में इलेक्ट्रिकल सिनेप्स देखने को बहुत कम मिलते हैं। रेयर लिखा है, रेयर पे ध्यान देना, रेयर इन आवर बॉडी, रेयर पे देखने को मिलता है। बोले आप केमिकल सिनेप्सिस की बात करी जाए तो केमिकल सिनेप्स की बात करिए प्री एंड पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन जो कि सेपरेटेड होता है, इसके बीच में जो गैप होता है इसमें फ्लूइड भरा होता है जिसे हम बोलते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट, इसमें फ्लूइड भरा होता है जिसे हम बोलते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट। डू यू नो प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन, ये सब फालतू की बात करा। केमिकल उस बोले केमिकल का न्यूरोट्रांसमीटर। अब देखो ये सब छोड़ो, अब यहाँ पे आ जाओ, जो मैंने ये बोला था डोल क्या नाम है, डोल जो सिनेप्टिक नॉब है, हाँ ये सिनेप्टिक नॉब है। मैंने तुमसे बोला, मैंने तुमसे यार क्या प्रॉब्लम है, रुक जा यार भाई 1 मिनट, मैं भी थक जाता हूँ। चलो पढ़ाने में इतना हो जाता हूँ ना, वाकई में बता रहा हूँ, मुझे दुनिया नहीं देती। चलो मैं बोल क्या रहा हूँ, यहाँ पे जो सिनेप्टिक नॉब होता है, अब इनके अंदर छोटे छोटे न्यूरो ट्रांसमीटर होते हैं, जो छोटे छोटे सिनेप्टिक नॉब पाए जाते हैं। देखो मैं सीधी सी बात बोल रहा हूँ, इनके अंदर ये सिनेप्टिक नॉब है, अब इनके अंदर सिनेप्टिक वेसाइकल होते हैं, ये सिनेप्टिक वेसाइकल होते हैं, ये सिनेप्टिक वेसाइकल होते हैं, और इन्हीं के अंदर छोटे छोटे न्यूरो ट्रांसमीटर बैठे होते हैं, न्यूरो ट्रांसमीटर बैठे होते हैं, और इन्हीं न्यूरो ट्रांसमीटर के अंदर केमिकल भरा होता है, इन्हीं ट्रांसमीटर के अंदर केमिकल भरा होता है, और केमिकल का नाम होता है एसिटाइल प्रोलीन। एसिटाइल प्रोलीन क्या होता है, एसिटाइल प्रोलीन होता है, ये केमिकल का नाम होता है, एसिटाइल प्रोलीन केमिकल का नाम होता है, जो ये सिनेप्टिक नॉब के अंदर सिनेप्टिक वेसाइकल होता है, और इस सिनेप्टिक वेसाइकल के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर बैठा होता है, उसके अंदर केमिकल बैठा होता है, उसके अंदर केमिकल कुछ और नहीं होता है बल्कि ये एसिटाइल प्रोलीन होता है। ये बात समझ में आ रही, बहुत मेहनत लगता है, बता रहा हूँ वाकई में। बोल है कि न्यूरोट्रांसमीटर जो कि इन्वॉल्व होता है ट्रांसमिशन ऑफ इनर, बोला है एक्सॉन टर्मिनल जो कि लास्ट एक्सॉन का पार्ट होता है, इनके अंदर वेसाइकल होता है जो कि उनके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर बैठा होता है, और न्यूरोट्रांसमीटर कुछ और नहीं एसिटाइल प्रोलीन ही होता है, ठीक है। और यही एसिटाइल प्रोलीन जब बाहर आते हैं तो यही इम्पल्स जनरेट करते हैं। तो इम्पल्स अराइव टू एक्सॉन टर्मिनल, और
जब इम्पल्स लास्ट एक्सॉन के लास्ट टर्मिनल पे आ जाता है तो ये स्टिमुलेट कर देता है मूवमेंट ऑफ दी सिनेप्टिक वेसाइकल, और सिनेप्टिक वेसाइकल मूव करते करते ये लास्ट में आ जाते हैं, फ्यूज कर जाते हैं। अब कुल मिलाते मैं पूरी कहानी एक बार में समराइज कर देता हूँ। देखो कुल मिलाते मैं सीधी से बात बोलूँ तो ये होता है हमारा क्या नाम है, क्या होता है बता रहा हूँ, सिनेप्टिक वेसाइकल होता है, नहीं ये होता है क्या बोलते हैं, सिनेप्टिक नॉब होता है, सिनेप्टिक नॉब होता है, और इनके अंदर क्या बैठे होते हैं, सिनेप्टिक वेसाइकल, सिनेप्टिक वेसाइकल पाए जाते हैं। अब एक की बात करूँगा, ठीक है। अब इस सिनेप्टिक वेसाइकल के अंदर क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर बैठे होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर भरे पड़े होते हैं, और इस न्यूरोट्रांसमीटर के अंदर केमिकल होता है, और केमिकल कुछ और नहीं एसिटाइलकोलिन होता है। जब जब इम्पल्स लास्ट में आ जाता है, ये रही बात इम्पल्स लास्ट आने का मतलब क्या होता है, ये इम्पल्स लास्ट में आ जाता है, लास्ट में जॉन टर्मिनल पे आ जाता है, तब यहाँ पे एक जनरेट होता है। ये सिनेप्टिक वेसाइकल जो होता है, मेरे कहने का मतलब ये जो सिनेप्टिक वेसाइकल जो तुम देख रहे हो, ये यहाँ पे आ जाता है। यहाँ पे ऐसे नहीं आता, यहाँ पे कैल्शियम आयन कैल्शियम आयन अंदर आते हैं, कैल्शियम आयन अंदर आने लगते हैं, कैल्शियम आयन अंदर आने लगते हैं, और यही कैल्शियम आयन दूसरे दूसरे सिनेप्टिक नॉब, मतलब यहाँ पे दूसरा जो सिनेप्टिक नॉब है, ये सिनेप्टिक नॉब के ऊपर कुछ रिसेप्टर पाए जाते हैं, कुछ रिसेप्टर पाए जाते हैं, कुछ रिसेप्टर पाए जाते हैं। रुक जाओ यार, अच्छे से नहीं बना पा रहा हूँ। ठीक है, हट जा। ऐसे कुछ रिसेप्टर पाए जाते हैं ना, ठीक है। इन्होंने बोला जब कैल्शियम आयन आएगा तो ये क्या करेगा, ये जो सिनेप्टिक वेसाइकल है, ये तुम्हें जो सिनेप्टिक वेसाइकल है ये ढकेल देगा। ढकेलने का मतलब क्या होता है, ये भेजेगा कहाँ पे, ये सिनेप्टिक मेम्ब्रेन जो होता है इससे फ्यूज कर जाता है, और फ्यूज करने के बाद यहाँ पे जो अंदर न्यूरोट्रांसमीटर बैठे होते हैं ये यहाँ पे आ जाते हैं, इस गड्ढे में आ जाते हैं, इस क्लेफ्ट में आ जाते हैं, इस गैप में आ जाते हैं, और यहाँ पे रिसेप्टर बैठा होता है और इसी से बाइंड कर लेता है। यहाँ पे रिसेप्टर बैठा होता है, मैं हटा रहा हूँ इतना सारा न्यूरोट्रांसमीटर हटा रहा हूँ, बोल रहा हूँ कि भैया ये फ्यूज कर जाता है मेम्ब्रेन से, ये फ्यूज कर जाता है मेम्ब्रेन से, और ये बाइंड कर जाता है रिसेप्टर से बाइंड कर लेता है, रिसेप्टर से बाइंड कर लेता है। अब ये रिसेप्टर से बाइंड कर लेता है तो इसमें दो चीज़ बन सकता है, या तो ये रिसेप्टर को भेज दे या तो रिसेप्टर को नहीं भेजे। अब आगे मैं तुम्हें बताता हूँ। बोले हैं जॉन टर्मिनल की बात कर दी है तो यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, वेर एन इम्पल्स पोटेंशियल जॉन टर्मिनल पे पहुँच जाता है, और यहाँ पे बोले इट स्टिमुलेट मूवमेंट ऑफ द सिनेप्टिक वेसाइकल, जो सिनेप्टिक वेसाइकल होता है ये मूवमेंट करना शुरू कर जाते हैं और मेम्ब्रेन से फ्यूज कर जाते हैं, लिखा है मेम्ब्रेन वेर दे फ्यूज, बोले मेम्ब्रेन से फ्यूज कर जाते हैं। बोले सिनेप्टिक वेसाइकल मेम्ब्रेन की तरफ जाता है और उससे फ्यूज कर लेता है। देखा क्या है, मैं तुम्हें फिर से बता रहा हूँ। बोला है कि न्यूरोट्रांसमीटर इम्पल्स भेजता है और ये एक्सॉन टर्मिनल के पास पहुंचता है, एक्सॉन के लास्ट वाले पोर्शन पे, इसके वे सिनेप्टिक वेसाइकल मेम्ब्रेन की तरफ जाता है, टूवर्ड्स द मेम्ब्रेन की तरफ जाता है, टूवर्ड्स द मेम्ब्रेन की तरफ जाता है, और उससे फ्यूज कर जाता है। और फ्यूज करने के बाद यहाँ पे फ्यूज करने के बाद बोला है कि यहाँ पे जो अंदर से न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं वो रिलीज हो जाता है, कहाँ पे, सिनेप्टिक क्लेफ्ट में, और सिनेप्टिक क्लेफ्ट में जब न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो जाता है तो उससे बाइंड करने के लिए रिसेप्टर दूसरे मेम्ब्रेन वाले पे पोस्ट सिनेप्टिक नॉट के रिसेप्टर जो होते हैं, पोस्ट सिनेप्टिक नॉट पे जो रिसेप्टर बैठे होते हैं वो न्यूरोट्रांसमीटर से बाइंड कर लेते हैं। बोले हैं रिसेप्टर कहाँ पे पाए जाते हैं, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के जो रिसेप्टर होते हैं वो न्यूरोट्रांसमीटर से बाइंड कर लेते हैं, और इम्पल्स एक
दूसरे पे पहुंच जाता है। लेकिन अभी एक कंडीशन है, बोला है ये बाइंड तो कर लेता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि जो इम्पल्स है वो अलाउ ही करे जाना। सही मतलब अगर तुमने दरवाज़ा खटखटाया, मैंने खोल तो दिया, लेकिन मैं अंदर बुलाऊं या तुम्हें अंदर से वही दरवाजे से ही बाहर भगा दूं, तो ये मेरे पे डिपेंड करता है। बोला है कि भैया रिसेप्टर बाइंड तो कर लिया, घंटी तो बजा दिया, मैंने दरवाज़ा खोल दिया, लेकिन मैं जब तक ये नहीं बोलूँगा कि तुम मेरे घर के अंदर एंट्री करो, तब तक तुम नहीं कर सकते हो। तो आप ये बोल रहे हैं कि द बाइंडिंग ओपन आयन चैनल अलाउ द एंट्री ऑफ आयन तो अलाउ करता है, जनरेट न्यू पोटेंशियल। अब बोला है कि पोटेंशियल तो जनरेट करने के लिए ये आयन तो अंदर आने तो अलाउ करता है, लेकिन ये बोला है जो नया पोटेंशियल डेवलप करेगा मे बी आइदर एक्साइटेटरी आइदर इनहिबिटरी। मतलब अगर वो जो इम्पल्स होगा वो आने लायक होगा, अगर वो इम्पल्स सही होगा तब तो हम जरूर उसे बोलेंगे आइए पधारिए। लेकिन अगर वो कोई मतलब ऐसा इम्पल्स होगा जो हमें ज़रूरत नहीं होगा, उससे हम तुरंत भगा देंगे कि ऐसा है, ये इम्पल्स की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब चलो भैया मैंने वाटर ड्रिंक कर लिया, अब तुम लोग भी कर लो चाहे। ठीक है, अब चलो CNS पे आ जाता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो कि CNS का पार्ट होता है। तो ब्रेन इज अ सेंट्रल इन्फॉर्मेशन, तुम्हें मालूम है जब ब्रेन के अंदर सारे इन्फॉर्मेशन कलेक्टेड होते हैं, प्रोसेसिंग ऑर्गन होते हैं हमारी बॉडी का, एंड जो मॉनिटर करता है और कंट्रोल करता है हमारी पूरी बॉडी को। So, ये कंट्रोल करता है वॉलेंट्री मूवमेंट, और इतना ही नहीं, वॉलेंट्री मूवमेंट को भी कंट्रोल करता है। मतलब ये बोला पहले चीज इट कंट्रोल दी वॉलेंट्री मूवमेंट, पहले चीज यहाँ पे ध्यान देना, वॉलेंट्री मूवमेंट जैसे कि बैलेंस ऑफ बॉडी फंक्शन, ये सारी चीज़, और यहाँ तक लिखा है वाइटल इनवॉलेंट्री ऑर्गन को भी मेंटेन करता है। वाइटल इनवॉलेंट्री ऑर्गन को भी ये मेंटेन करता है, जैसे कि हमारे लंग्स, हार्ट, किडनी, ये हमारे कंट्रोल में होता है नहीं, हमारे कंट्रोल में नहीं होता। मतलब ये वॉलेंट्री मूवमेंट और साथ में इनवॉलेंट्री मूवमेंट दोनों को कंट्रोल करता है कौन? ब्रेन। ठीक है, अब ये बोले थर्मो रेगुलेशन, एक ब्रेन में ही सारा मैसेज आता है। थर्मो रेगुलेशन, हंगर, भूख लगना, प्यास लगना, भूख लगने तो सही, मुझे भूख लगी बात है, मुझे खाना है नमकीन, तुम लोग भी खा लेना, अपने पैसे खरीद लो। मजाक कर रहा हूँ यार, 2 रुपये खरीदो नमकीन और बढ़िया खा लो, ऐसे मज़ा आ जाएगा, और जब मज़ा आ जाएगा तब पढ़ लेना आगे। ठीक है, फिर ह्यूमन थर्मोरेगुलेशन में मदद कर रहा है, हंगर में, थर्स्ट में, भूख में, प्यास में, और हमारे 20 आवर्स रिदम ऑफ आवर बॉडी ये भी मेंटेन करता है। और कुछ हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड और ह्यूमन बिहेवियर दोनों को मेंटेन करता है। सेवरल एंडोक्राइन ग्लैंड को भी मेंटेन करता है और ह्यूमन बिहेवियर को मेंटेन करता है। अब जल्दी जल्दी चलो खत्म करते हैं क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं गया। बोले इट इज आल्सो द साइट ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ विजन, ये ऐसा साइट भी है जैसे कि विजन, हियरिंग सुनने का, देखने का, स्पीच बोलने का, मेमोरी का, इंटेलिजेंट का, इमोशन का, थॉट का, सोचने का, ये सारा भी यहीं पे ही होता है, हमारे ब्रेन के अंदर होता है। अब ह्यूमन ब्रेन की बात कर दिया है तो ये वेल प्रोटेक्टेड होता है क्योंकि एक्सल पाए जाते हैं, और जब हम एक्सल के अंदर जब हम तोड़ा ताड़ी करते हैं, एकदम एनाटॉमी पे देखने जाते हैं, तब हमें इस एक्सल के अंदर क्रेनियल मेनिंजेस देखने को मिलते हैं। बोले ये क्रेनियल मेनिंजेस 3 टाइप के होते हैं। आउटर लेयर को बोलते हैं ड्यूरामेटर, और इन आउटर लेयर को बोलते हैं ड्यूरामेटर। हट भाई हट, आउटर लेयर तो बोलते हैं ड्यूरामेटर, और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात वेरी थिन, मतलब बहुत पतली लेयर मिडिल लेयर होता है, बहुत पतली लेयर मिडिल लेयर होता है, जिसे हम बोलते हैं एरेक्टिनॉइड लेयर। और इनर लेयर मतलब जो अंदरी वाली लेयर होती है
जो कि ब्रेन टिश्यू के कांटेक्ट में होती है, ब्रेन टिश्यू के कांटेक्ट में होती है, वो पाया मैटर होते हैं। ठीक है। ब्रेन कैन डिवाइडेड इनटू अ 3 मेजर पार्ट, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। ठीक है। आओ जरा थोड़ा फीचर देख लो। इसे बोलते हैं सेरेब्रल हेमिस्फीयर। ठीक है। इसे बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम। यही मेन पार्ट होता है हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर, यही कॉर्पस कैलोसम ही होता है जो कि हमारे ह्यूमन ब्रेन और अदर ब्रेन को डिफ्रेंशिएट कर पाओगे। मतलब अगर तुमसे ये पूछ लिया जाए कि कौन सा है, अगर मान लो 4-5 लोग का ब्रेन है, अगर उसमें से तुम्हें कॉर्पस कैलोसम चीज़ें दिख रही होंगी, तब तुम बोल देना कि ये ह्यूमन ब्रेन होता है, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन के अंदर ही कॉर्पस कैलोसम पाया जाता है। ठीक है। सेरेब्रम होता है, ये फोर ब्रेन का पार्ट अभी आगे मालूम पड़ेगा। ठीक है। चलो, अब फोर ब्रेन की बात करते हैं। ये लास्ट पार्ट है, लास्ट पेज भी है और लास्ट पार्ट भी है। से फोर ब्रेन के अंदर सेरेब्रम, थैलमस और हाइपोथैलमस आते हैं। ठीक है। ठीक है। सेरेब्रम, थैलमस, हाइपोथैलमस आते हैं। ठीक है। और सेरेब्रम मेजर पार्ट होता है ह्यूमन ब्रेन का। सेरेब्रम, सेरेब्रम नहीं, सेरेब्रम मेजर पार्ट होता है ह्यूमन ब्रेन का। ठीक है। बोला है ए डीप क्लेफ्ट, इसमें भी एक गैप होता है, गड्ढा होता है, क्लेफ्ट होता है। ठीक है। क्लेफ्ट होता है जो कि डिवाइड होता है सेरेब्रम लॉन्गिट्यूडनल टू हाफ। मतलब मेरे कहने का मतलब जो हमारा ब्रेन है तो इस टाइप में, मतलब मैं कैसे दिखाऊं, ये जो आधा वाला पोर्शन है, ये आधा वाला पोर्शन ए साइड होता है। लॉन्जिट्यूडनल मतलब आधा, आधा लॉन्जिट्यूडनल मतलब आधा, आधा ए साइड, आधा ए साइड, आधा ए साइड, आधा ए साइड। तो बोल रहे हैं जो ह्यूमन ब्रेन की बात कर दी जाए तो जो हमारे सेरेब्रम होते हैं ये दो हाफ में बटे हुए हैं, जिसे हम बोलते हैं लेफ्ट और राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर, जिसे हम बोलते हैं लेफ्ट और राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर। अब बोले दी हेमिस्फीयर ट्रैक आर नर्व फाइबर, जिसे हम बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम। और बोल रहे हैं कि भैया ये एक पार्ट, ये एक पार्ट, मतलब राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर और लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर आपस में जुड़े होते हैं, कितने कॉर्पस कैलोसम से जुड़े होते हैं। बोल रहे हैं दी लेयर ऑफ सेल हुई डबल दी सेरेब्रल हेमिस्फीयर सेरेब्रल कॉर्टेक्स। और जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर को डबल करता है उसे हम बोलते हैं सेरेब्रल कॉर्टेक्स, उसे हम बोलते हैं सेरेब्रल कॉर्टेक्स। बताओ मेरी बात, मेरी पूरी बात। फोर ब्रेन के अंदर कौन कौन आए? सेरेब्रम, थैलमस, हाइपोथैलमस। अब देखो सेरेब्रम तो जब मेजर पार्ट हमारे ह्यूमन ब्रेन का सेरेब्रम होता है। अब सेरेब्रम को दो पार्ट में काट दिया, एक राइट एक लेफ्ट। अब ये लॉन्जिट्यूडनली आधा कर दिया, एक तो बोला राइट हेमिस्फीयर, एक तो बोला लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर। अब ये आपस में जुड़ते हैं कॉर्पस कैलोसम के जरिए। ठीक है, कॉर्पस कैलोसम के जरिए। अब बोले इस सेरेब्रल मतलब चाहे राइट ले लो चाहे लेफ्ट, ये जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर है, ये जो मेरा आधा ब्रेन है, ये जो आधा सेरेब्रल हेमिस्फीयर है, ये कवर होता है जिसे हम बोलते हैं सेरेब्रल कॉर्टेक्स। और ये इसमें प्रोमिनेंट फोल्डर दिखते हैं, प्रोमिनेंट फोल्डर दिखते हैं जो तुम्हें ऐसे फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर दिखते हैं जो तुम बना भी नहीं पाते हो सही से फिगर में, तो वो होता है प्रोमिनेंट फोल्डर। बोले सेरेब्रल कॉर्टेक्स इज ग्रे कलर का होता है। अभी तुम्हें मालूम पड़ेगा ग्रे मैटर स्पाइनल कॉर्ड में इसका कलर चेंज हो जाता है, तो सेरेब्रल ग्रे कलर का होता है। लेकिन याद रखना सेरेब्रल कॉर्टेक्स ग्रे कलर का होता है, क्योंकि ग्रे मैटर इसलिए होता है क्योंकि इनमें सेल बॉडी और न्यूरॉन ज़्यादा पाए जाते हैं, सेल बॉडी न्यूरॉन ज़्यादा पाए जाते हैं, इसकी वजह से हमारा सेरेब्रल कॉर्टेक्स ग्रे कलर का होता है। बोला हूँ सेरेब्रल कॉर्टेक्स ग्रे कलर का होता है। क्यों? क्यों भैया? न्यूरॉन और सेल बॉडी ज़्यादा पाने की वजह से, न्यूरॉन और सेल बॉडी ज़्यादा हमारे सेरेब्रल हेमिस्फीयर में पाए जाते हैं। ठीक है। मैंने कहा पहुँचे, मैंने कहा पर हाँ, बोला सेरेब्रल कॉर्टेक्स कंटेन मोटर एरिया, सेंसरी एरिया और लार्ज रीजन। अब सेरेब्रल कॉर्टेक्स की बात करी जाए तो ये मोटर एरिया, सेंसरी एरिया और लार्ज रीजन नाइदर क्लियरली सेंसरी नॉर मोटर इन फंक्शन। बोले हैं सेरेब्रल कॉर्टेक्स कंटेन करता है मोटर एरिया, सेंसरी एरिया और हमारे लार्ज रीजन जो कि क्लियरली हम लोग को दिखता भी, नाइदर क्लियरली सेंसरी नॉर मोटर इन फंक्शन, जो हमें फंक्शन नॉट सेंसरी और मोटर फंक्शन हमें दिखता भी नहीं, उसी को हम बोलते हैं एसोसिएशन